आवाज आ रही है तो काइंडली एक दफा हैंड रेज कर दे सारे। सेट हो गया, सेट हो गया। चलें, आ रही है आवाज, ठीक है, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी, आज थोड़ा सा डिले आ गया, असल में हमारे नेट इश्यूज थे तो स्टार्ट होने में थोड़ा डिले हो गया। तो हम लोग चलें अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, साथ साथ बाकी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे हमें एज वी मूव। तो आज बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे फ्लटर में स्टेट मैनेजमेंट। ये समझ लें फ्लटर में काफ़ी एक बज़वर्ड एज अ बज़वर्ड यूज़ होता है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक मिनट, सॉरी, बासित, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लो मीटिंग की। बासित, ऑन कर दी रिकॉर्डिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलो। अच्छा, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टेट मैनेजमेंट को। ये फ्लटर में समझ लें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं सिंपलर वर्ड्स में बात करूँ ना, तो स्टेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप स्टेट को मैनेज कैसे कर रहे हैं अपने ऐप में। ये बज़ाहिर तो जैसे हमने फ़िलहाल जो अभी 2 लेक्चर्स पढ़े हैं, इसमें तो काफ़ी ईज़ी था। जो हम लोगों ने, आपको याद होगा, एक स्टेटफुल विज़िट में हम लोग जो क्या नाम है, पीछे से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही थी, काउंटर को हम लोग प्लस-प्लस हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था और हमारे यूआई पे चेंज भी हो रहा था। लेकिन एक्चुअली जब आपका प्रोजेक्ट स्केल करता है, आपका प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा होता है, उसमें डिफरेंट फाइल्स होती हैं, उसमें यूआई के डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली होता है इसलिए कि हम लोग एफिशिएंटली कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए कैसे एफिशिएंटली हम लोग अपने ऐप की स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग चलें कोड पे ही मूव करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सबको? पास से स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है। बस सेट हो गया। अच्छा, चलो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। एक सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे समझ लें अभी वही जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है, मैंने वही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? तो ये मेरा लिव फ़ोल्डर आप देख सकते हैं। मैंने इसमें कुछ फाइल्स क्रिएट की हुई हैं। फिलहाल आपने ना सिर्फ इन 2 फाइल्स को देखना है, ठीक है? मेन डॉट डॉट और स्टेटलेस होम स्क्रीन का, ठीक है? आपने फिलहाल इन 2 फाइल्स को छोड़ दें। मेन डॉट डॉट सिंपली जो अभी तक हम लोगों ने दोनों लेक्चर्स में डिस्कस किया है, मेन फंक्शन है जो हमारे ऐप का एंट्री पॉइंट होता है। इसमें हमने क्या नाम है, ये मेन मेथड कॉल कर लिया है। मेन मेथड है, मेन फंक्शन है, उसमें हमने रन ऐप मेथड कॉल कर लिया है। हमारे ऐप का इसमें रूट विजेट दे दिया है हमने इसको, के था हमारा माय ऐप, ठीक है? उसके बाद इसको स्टेटलेस विजेट है, इसमें हमारी ऐप की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस आ गई, टाइटल, थीम और इनिशियल स्क्रीन। ये हमने कॉल कर लिया है स्टेटलेस होम स्क्रीन, ठीक है? अब मैं इसमें जाता हूँ, इसके कोड में क्या है। इसके कोड में सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, देखें आप। कंस्ट्रक्टर है इसका, एक्स मैंने ले लिया उसको, ठीक है? उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया है और इसका बिल्ड मेथड है। बिल्ड मेथड मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, यहाँ से हमारे ऐप का यूआई बनना स्टार्ट होता है, ठीक है? फिलहाल प्रिंट स्टेटमेंट को अगर आप इग्नोर करें, यहाँ पे सिंपल स्कैफोल्ड है। स्कैफोल्ड का भी मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, ये क्या होता है, हमारे ऐप का समझिए स्क्रीन होती है, कैनवस होता है, जो हमारा यूआई होता है। इसमें ऐप बार की प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है? और क्या नाम है, बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं, एक सेंटर विजेट है, उसका चाइल्ड है कॉलम, उसके अंदर फिलहाल एक ही चाइल्ड है, टेक्स्ट, ठीक है? और फिर है फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है? फ्लोटिंग एक्शन बटन आपको याद होगा, जो बॉटम राइट पे बटन होता है, जिसके टैब पे हम लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल इस प्रोजेक्ट को ना रन कर लेता हूँ। मैंने F5 प्रेस किया और ये रन होगा। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करना है।
बाकी आपको मैं ये बताता चलूं कि जो स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, उसके स्टार्ट में भी पहले मैं स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट ही डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस टॉपिक पे आऊंगा। यहाँ से ये आप अंदाजा लगा ले कि क्या नाम है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि तीसरा दिन है बूट कैंप का और मैं अभी तक स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट को डिस्कस कर रहा हूँ। इससे यही पता लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो स्टेटफुल और स्टेटलेस विजेट कॉन्सेप्ट है, ये फ्लटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लाइफ साइकिल को समझना, इसके बिहेवियर को समझना, इसके जितने भी इसकी परफॉर्मेंस है को समझना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चले हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, यस, ज़्यादा टाइम ले लिया। क्या इशू है, एक सेकेंड। स्टेटलेस को कॉल किया हुआ है, इसका आउटपुट नहीं शो हो रहा, जस्ट अ सेकेंड। मैं ऐसा करता हूँ, एक दफ़ा दोबारा ऐप को किल करके ना मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। ये आई गेस कोई बग आया है या क्या हुआ है। आई होप अब ये चल जाएगा। ये चलें, इसने काफ़ी टाइम लिया है लेकिन ये चल ही गया है। तो ये देख सकते हैं हमारा आउटपुट शो हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसे एक्सप्लोर करते हैं कि बेसिकली फ़िलहाल हुआ क्या है। कुछ भी नहीं हुआ। जैसे आप देख सकते हैं, मेन मेथड था, उसमें मैंने ये सिंपल सा ऐप कॉन्फ़िगर करके होम पे ये वाली स्क्रीन कॉल कर ली। ठीक है, स्टेटलेस होम स्क्रीन। मैंने इसका खुद से नाम स्टेटलेस रखा है, मतलब आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने सिर्फ़ आपको समझाने के लिए रखा है। ठीक है, इसमें सिंपली हो क्या रहा था, एक इसमें ऐप बार है, जिस पे फ्लटर बूट कैम्प डे 2 लिखा हुआ है। सेंटर है, उसमें एक कॉलम है, और कॉलम मैंने वैसे ही लिया, आप ना भी रखें, और इसके अंदर टेक्स्ट है, और ये क्या नाम है, इसमें मैंने एक्स की जो वैल्यू है देखें यहाँ पे एंड एक्स रखा हुआ था, और एक्स डॉट टू स्ट्रिंग। अभी मैंने आप देख रहे होंगे मैंने ये क्यों किया डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि एक्स इंटीजर है ना, अगर हम लोगों ने उसको यूआई पे डिस्प्ले कराना है, तो ये जो टेक्स्ट विजेट है, इसको अगर आप इस पे होवर करें तो ये स्ट्रिंग डेटा मांगता है। ठीक है, इसलिए आपको इसको स्ट्रिंग पास करना होता है, तो सिंपली मैंने एक्स की जो वैल्यू है डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, और फिर वो यहाँ पे यूआई में शो हो गया। ठीक है, अच्छा, और बॉटम पे इसका ये क्या नाम है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है। ठीक है, ये भी हमारे शो हो रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटलेस विजेट होता है ना, वो होता है इम्यूटेबल। ठीक है, उसका मतलब वो चेंज नहीं हो सकता एक दफ़ा। ये आप देख सकते हैं, ये वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्या नाम है, एक दफ़ा जब वो यूआई पे बन जाता है, रेंडर हो गया, उसके बाद वो मज़ीद चेंज नहीं हो सकता। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इसका मतलब क्या है, ये आप नोट कीजिएगा कि ये मेरी स्क्रीन है, और ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है। इसके टैब पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और प्रिंट एक्स कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देखना ज़रा कि क्या होगा। मैं इसका टैब कर रहा हूँ इस पे, ये देखें वैल्यू, आप नीचे देखें, सॉरी, आप यहाँ पे वैल्यू नोट कीजिएगा।
मैं टैप कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू लेफ्ट में टर्मिनल में इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन अब यूआई पे जरा देखें, वहां पे 0 ही है। जो मैंने आपको बताया ना, ये वही है कि ये मैंने क्योंकि स्टेटलेस विजेट को एक्सटेंड किया हुआ था यहाँ पे होम स्क्रीन को, और मैंने आपको बताया था कि स्टेटलेस विजेट चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये फिक्स रहेगा, ये हमारी जो भी चेंजेस हैं यूआई में अपडेट नहीं होंगी। आई होप आपको स्टेटलेस विजेट अब क्लियर हो गया होगा कि देखें अंदर हमारे कोड में एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, और मैं जो हमारा यूआई है उस पे एक्स की ही वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन वो यूआई पे अपडेट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने यूज किया हुआ है स्टेटलेस विजेट। ठीक है। और आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये सबसे पहले ये बनता कब है, इस बिल्ड मेथड के बाद। ठीक है। स्टेटलेस विजेट अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही दफा बनता है, मतलब ये विजेट ये जो बिल्ड मेथड है सिर्फ एक ही दफा कॉल होता है। इसके जब हमने स्टार्ट किया था, ये आप देख सकते हैं स्टार्ट में ये बिल्ड मेथड कॉल, ये मैंने इसके इसके बनने पे ना ये प्रिंट कराया हुआ है, और ये सबसे पहले कॉल हुआ है। ठीक है। ये कॉल हो चुका है। ये आई बिलीव ये बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, और ये पुरानी चीज थी, ये आई गेस आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं स्टेटफुल पे। ठीक है। उसका भी कोड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसमें सिंपली क्या है, मैंने स्टेटफुल होम स्क्रीन बनाई है, उसको एक्सटेंड किया हुआ है स्टेटफुल विजेट के साथ। ठीक है। और उसमें भी सेम वही एग्जैक्ट सेम कोड है। एक मैंने एक्स वेरिएबल लिया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है उसको मैंने 0 से, इसमें भी वही प्रिंट किया हुआ है, और इसमें कॉलम है। और फिलहाल चले मैंने ये एक और नई चीज मैंने लिखी हुई है, इसका ये है ये क्या नाम है, डेट टाइम मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स वही जो मैंने इनिशियलाइज किया है उसे यूआई पे शो कराएगा टेक्स्ट विजेट के थ्रू, और फ्लोटिंग एक्शन बटन में भी वही है। फिलहाल इसे हम लोग इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपको समझाऊंगा। मेन डॉट डॉट में पहले हम लोगों ने स्टेटलेस होम स्क्रीन को कॉल किया था, अब मैं कॉल कर लेता हूँ स्टेटफुल होम स्क्रीन को, क्योंकि मैंने अब ये वाली स्क्रीन शो करनी है मेरे ऐप में। ठीक है। तो ये मुझे इसने सजेशन दे दी है, इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, और अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है। ये भी हमारा शो हो जाएगा आउटपुट, ये देखें ये हमारा स्टेट फुल विजेट अब मैंने किया हुआ है। अब अगर मैं इसका आपको कोड दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें सिंपली वही ऐप बार है। ठीक है। इसमें टेक्स्ट डेट टाइम है, और एक्स की वैल्यू है, और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये डेट टाइम आप देख रहे होंगे, ये आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं फ्लटर में अपने जो हमारा करंट डेट टाइम है। ये देखें, ये इसने मुझे बता दिया। ठीक है। ये करंट डेट टाइम है। अब अगर मैं आपको बताऊं स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट में डिफरेंस कहाँ पे आता है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डेफिनेशन इन दोनों की क्या बताई थी कि स्टेटलेस विजेट चेंज नहीं होता, मतलब कोई भी आपने यूआई में चेंज हुआ है, कोई आपने पीछे डेटा चेंज किया और डिस्प्ले करा रहे हैं, तो वो स्टेटलेस विजेट में स्टैटिक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो स्टेटफुल क्या करता है, वो स्टेट मेंटेन करता है, वो पीछे आपके कोई भी जो एक्शन है उसकी बेस पे यूआई चेंजेस रिफ्लेक्ट कराता है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन में मैं यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, ये फिलहाल आप इसको रहने दें। ठीक है। मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, और सिंपली वही मैं एक्स इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने ये ऑन किया है, और इसको मैं जब टैप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं टर्मिनल में लेफ्ट साइड पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन यूआई पे नहीं हो रही। ये आप नोट करें। ये क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर तो है स्टेटफुल विजेट का अपडेट करने का, लेकिन स्टेट अपडेट करने के लिए हम लोगों को एक एक्स्ट्रा मेथड कॉल कराना होता है जिसका नाम होता है सेट स्टेट। ठीक है। ये जब आप कॉल करेंगे ना, अब इसका क्या काम है, बेशक ये एम्प्टी रहने दें, इसका ये काम है कि स्टेटफुल विजेट में जब भी हम लोग सेट स्टेट कॉल करते हैं ना, ये जो सेट स्टेट मेथड है ये हमारा जो बिल्ड मेथड है इसको दोबारा बनाता है, दोबारा रिबिल्ड करता है इसको। ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो भी, और जब वो रिबिल्ड करता है जो पीछे से डेटा चेंज हो गया होता है ये हमें वो डिस्प्ले करा देता है। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है। और अब मैं चेक करता हूँ। ठीक है। अब जब मैं इंक्रीमेंट करूंगा, ये आप देख सकते हैं वैल्यू 1 हुई है, वैल्यू प्रिंट हुई है, उसके बाद बिल्ड मेथड भी कॉल हो रहा है। ये देखें बिल्ड मेथड भी कॉल हो रहा है। ठीक है। एक सेकेंड, प्रिंट बिल्ड मेथड कॉल, हाँ ठीक है। ये आप देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पे भी चेंज हो रही है, और यूआई में भी चेंज हो रही है, और ये बार बार आप देख सकते हैं ये बिल्ड मेथड लिखा आ रहा है। जब हम लोगों ने स्टेट लेस विजिट को देख रहे थे, तो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही थी, यहाँ पे नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बिल्ड मेथड कॉल सिर्फ स्टार्ट में एक दफा लिखा आ गया था। इसका मतलब क्या था कि वो स्टार्ट में सिर्फ एक ही दफा बिल्ड होता है, वो दोबारा नहीं बिल्ड होता। जब हम लोगों ने स्टेटफुल विजेट में ये सेट स्टेट का मेथड यूज किया, ये हमारे यूआई को बेसिकली अपडेट करता है। ठीक है। डिफरेंस मेन ये है कि
ये मेथड जब आप यूज करते हैं तो ये बिल्ड मेथड को फिर से कॉल करता है, और बिल्ड मेथड की फंक्शनैलिटी क्या थी, वो हमारा पूरा यूआई फिर से रिबिल्ड करता है। तो ये दोबारा सारा इसके अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट होता है प्रिंट करता है, फिर ये इसको फोल्ड विजिट बनाता है, उसके अंदर ऐप बार बनाता है, सेंटर बनाता है, जितने भी विजिट्स हैं वो दोबारा रिबिल्ड करता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास इजीली हमारे ये जो वैल्यू है ये अपडेट करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट का क्या काम है, कि फिलहाल हमारे यूआई में कितने विजिट्स हैं। अगर हम लोग काउंट करें तो बिल्ड मेथड से हमारा यूआई स्टार्ट होता है ना, हम लोग काउंट करते हैं। एक स्कैफोल्ड है, एफ बार है, टेक्स्ट, सेंटर, कॉलम, दो टेक्स्ट हैं, ठीक है, और ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है। तो जैसे कि मैंने आपको इसका बिहेवियर बताया है कि जब मैंने सेट स्टेट कॉल किया है, इसने बिल्ड मेथड, इसने दोबारा से बिल्ड मेथड इसने कॉल किया है, और ये सारी चीजें दोबारा रीबिल्ड की हैं। अगर हमारे ऐप का साइज फिलहाल छोटा है तो ये ऐसे जितना मैटर नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे हमारे फ्लटर का ऐप का साइज बड़ा होता है, इसमें प्रोजेक्ट हमारा स्केल अप करता है, इसमें जितने भी यूआई कंपोनेंट्स है वो इंक्रीज करते हैं, तो हमारे लिए ये जो अप्रोच है ना, ये सेट स्टेट वाली, मतलब फॉर एग्जांपल देखें, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट का मुझे क्या नाम है वैल्यू अपडेट करनी थी, इसके लिए ये पूरी स्क्रीन दोबारा से बन रही है। ठीक है, ये आप नोट करे होंगे कि जब मैंने सेट स्टेट कॉल किया है तो पूरा बिल्ड मेथड कॉल कर रहा है, और ये जितना भी पूरा स्कैफोल्ड है ये बिल्ड मेथड के अंदर ही था। इसका मतलब मुझे सिर्फ टेक्स्ट की वैल्यू अपडेट कराने के लिए ये पूरी ऐप बार भी दोबारा बन रही है, ये विजेट भी दोबारा बन रहा है, ये वैल्यू तो दोबारा बन रही है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, मतलब पूरा हमारा यूआई रिबिल्ड हो रहा है। ये समझ लें हमारे जो रिबिल्ड यूआई रिबिल्ड होने का मतलब है कि वो हमारे जो हमारे डिवाइस के रिसोर्सेज हैं, हमारी जो रैम है वो कंज्यूम कर रहा है। तो नॉर्मल ऐप्स के लिए, छोटे लेवल के ऐप्स के लिए ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों ने स्केलेबल कोई ऐप का कोड लिखना है, हमने स्केलेबल प्रोजेक्ट बनाना है हमने फ्लटर में, तो उसके लिए ये थोड़ा समझ लें रिसोर्सेज के लिए फ्रेंडली नहीं रहेगा। क्योंकि देखें, आप सिर्फ अभी देखें, फॉर एग्जाम्पल देखें, एक एक स्क्रीन है मेरे पास, उसमें समझ लें कोई 1000 विजिट्स हैं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्क्रीन बनी हुई है, या फॉर एग्जांपल दराज की ऐप है, उसका यूआई है, यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट है, हर चीज है, ठीक है। यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट विजिट है यहाँ उस स्क्रीन में, ठीक है। अब उस पूरी स्क्रीन में से मैं उस सिर्फ उस टेक्स्ट विजिट को मैं उसकी वैल्यू अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाली अप्रोच यूज करता हूँ सेट स्टेट वाली, ठीक है, अगर मैं सेट स्टेट यूज करता हूँ और मैं क्या नाम है उसकी स्टेट अपडेट करूंगा, सिर्फ उस एक टेक्स्ट विजेट को अपडेट करने के लिए मैं दोबारा बिल्ड मेथड कॉल करूंगा, और उस बिल्ड मेथड के कॉल होने का मतलब है कि वो पूरी ऐप का जो यूआई है वो रीबिल्ड होगा। ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ पूरी हमारी स्क्रीन में एक छोटा सा एक टेक्स्ट था, उसको मैंने अपडेट करना था, उसके लिए वो पूरा दोबारा यूआई बना रहा है, और उस यूआई में मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा विजिट्स हैं तो ये समझ लें बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज काफी सारे हैं ना, फालतू में कंज्यूम होंगे, हालांकि हमें सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू हमारी स्क्रीन पे अपडेट करनी थी, और उसके लिए हम लोग पूरे स्क्रीन के जो हमारे विजिट्स हैं वो दोबारा बना रहे हैं। ये काफी समझ लें हैवी हो सकता है हमारे ऐप का, इससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, और रिसोर्सेज भी फालतू में कंज्यूम होते हैं जो हम लोग नहीं चाहिए। यहाँ पे इस काम के लिए होती है स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, फिलहाल तो आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा काम है, जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे ये आप जैसे जैसे आगे आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना फ्लटर में, तो आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंट यूज करने के लिए, और स्टेट को एफिशिएंटली अपडेट करने के लिए। तो हम लोग स्टेट ना जो स्टेट मैनेजमेंट वो फ्लटर हमें काफी ज्यादा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिनमें आपने शायद नाम भी सुने होंगे, जो मोस्ट पॉपुलर है, प्रोवाइडर है, ब्लॉक है, गेटक्स है, रिवर पॉड है, और काफी सारे हैं। हम लोग जो मेनली इस बूट कैंप आज के सेशन में ना प्रोवाइडर की बात करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडर बेसिकली है उसका इसी पर्पस के लिए यूज होता है कि वो एफिशिएंटली स्टेट मैनेज कर सके हमारे ऐप की। तो हम लोग ये हमारे ऐप में यूज कैसे करेंगे अब ये हम देखते हैं। गूगल पे जाएंगे, आपने सिंपली लिखना है, सॉरी, आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है pub.dev। pub.dev मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो pub.dev वेबसाइट है ना, ये हमारे फ्लटर कम्युनिटी की ये हमारी फ्लटर कम्युनिटी है। ठीक है, इसमें जितने भी लोग फ्लटर के पैकेजेस बनाते हैं ना थर्ड पार्टी, वो इसमें क्या नाम है अपलोड करते हैं, और हम लोग वो सारे होते हैं क्या नाम है ओपन सोर्स होते हैं। हम लोग इजीली अपने ऐप पे वो इंटीग्रेट करके वो फंक्शनैलिटी जो उन्होंने प्लगइन बनाया है वो हम लोग अपने ऐप में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइडर टाइप करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोवाइडर पैकेज है। ठीक है, ये इस पे आप क्लिक करें, इसकी सारी डॉक्यूमेंट, ये रीडमी फाइल है इसकी, चेंज लॉग, ये हम ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, या बेशक खुद पढ़ लें, तो फिलहाल हम लोग जस्ट इसका यूज देखते हैं। तो ये यहाँ पे आप इंस्टॉलिंग में आएंगे, और ये डिपेंडेंसीज हैं, ये आपने कॉपी कर लेनी है यहाँ से ही। ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सी से। अब मैं वापस आया अपने प्रोजेक्ट में, ये मैंने कहाँ पेस्ट करनी है,
ये मैंने आपको बताया था हमारे प्रोजेक्ट के ग्रेन फाइल में pubspec.yaml में। यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे आया STK। ये अब आपने नोट करना है, यहाँ पे नहीं, बैक स्पेस करके इस फ्लटर की इसकी अलाइनमेंट में इसी के एग्जैक्ट नीचे लिखनी है आपने, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दी और इसकी चेंजेस को सेव करने के लिए मैं Ctrl+S करूंगा और ये फ्लटर पब गेट इससे ये सेव करेगा, ठीक है। हम लोग वेट करते हैं, टर्मिनल में हमें इसका आउटपुट शो हो जाएगा, आई गेस आउटपुट में हमें इसका आउटपुट शो हो गया, ठीक है। ये हमारी ऐड हो गई है, डेट अभी हो रही है आई गेस। अब जो ये हम लोग प्रोवाइडर पैकेज यूज कर रहे हैं, इसका बेसिकली यही मकसद है जो मैंने आपको बताया है कि हम लोग इसको एफिशिएंटली यूज कर सकें। अगर हमें पूरी स्क्रीन में एक छोटे से विजेट की वैल्यू अपडेट करनी है तो उसके लिए हम लोग पूरी स्क्रीन दोबारा से ना रिबिल्ड करें, सिर्फ उस विजेट की वैल्यू अपडेट करें, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे तो इजीली आप इसकी बेसिक्स ग्रैस्प कर सकते हैं और इसको आगे भी इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। और अब ये यूज कैसे होगा, ठीक है। हम लोग इसके लिए ये है कि हम लोग ना ये जो काउंटर वेरिएबल इसकी एक सेपरेट क्लास बनाएंगे, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि ये काउंटर ऐप है जिसका मैंने कोड लिखा था, ये अब इसको भी आप देख लें, ये भी सिंपल वही जैसे स्टेटलेस था ना, स्टेटलेस होम स्क्रीन थी, वैसा ही मैंने कोड लिखा है। काउंटर ऐप है, एक्सटेंड किया हुआ है स्टेटलेस विजेट से। इसके अंदर एक एक्स वेरिएबल है, ठीक है। उसमें भी मैंने एक प्रिंट बिल्ड मेथड उसका आ गया है, इसका फोल्ड है, ऐप बार है, सेंटर है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, एग्जैक्टली सेम कोड है, ठीक है। अब प्रोवाइडर यूज करने के लिए मैंने अपने ऐप में वो इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं ये करूंगा कि प्रोवाइडर यूज करने के लिए ना मैं एक ये जो हमारा लिब फोल्डर है इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ प्रोवाइडर के नाम से, ठीक है, ताकि मेरा कोड मैनेजर है, मुझे पता लगे कि मैं प्रोवाइडर हैंडल कहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ फाइल जिसका नाम होगा काउंट प्रोवाइडर, ठीक है। एंटर किया और यहाँ पे मैं प्रोवाइडर की काउंट की ना एक अलग क्लास बनाऊंगा जो सिंपली यूज होगी सिर्फ मेरे उस विजेट को इनहेरिट करने, उस विजेट को अपडेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास इसका नाम रख लूंगा मैं काउंट प्रोवाइडर, ये मुझे सजेशन दे रहा है। और यहाँ पे हाँ, अब एक और बात है, इसको क्या नाम है, अब इस क्लास में मैं ये जो वेरिएबल बनाऊंगा ना, फॉर एग्जांपल इसमें मैं इसका अपना वेरिएबल बनाऊंगा और ये मैं रखूंगा प्राइवेट, ठीक है, अंडरस्कोर के साथ। ये मैंने आई गेस आपको बताया था कि जो डार्ट में आप प्राइवेट और पब्लिक जो वेरिएबल्स है ना उनको डिफरेंशिएट करते हैं अंडरस्कोर से। अगर किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में अंडरस्कोर आ रहा है इसका मतलब वो उस क्लास का प्राइवेट वेरिएबल है। और इसको अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे दो वर्ड्स लिखूंगा मैं, विद चेंज नोटिफायर। अब इसका क्या मतलब है, ये देखें, इसे इंपोर्ट कर लिया। इसका ये मतलब है, ये जो चेंज नोटिफायर है ना, ये प्रोवाइडर में हमारे लिए ऐड करता है एज अ सेट स्टेट। मतलब जो भी मैं यहाँ पे एक मेथड जो भी यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करूंगा ना, ये उन्हें लिसन करेगा और यूआई पे अपडेट करेगा। समझ ले, इससे मैं जब मैंने विद का मतलब है ना, मैंने यहाँ पे जो यूज किया है इसका यही मतलब है कि ये हमारे एज अ सेट स्टेट बिहेव करेगा और हमारे ऐप में सिर्फ इस विजेट को अपडेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल ले लिया काउंट का, ठीक है। और आपको ये प्राइवेट वेरिएबल है। अब मैंने अगर इसको बाहर एक्सेस करना हो तो आई बिलीव आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं। ये देखिए, इसने मुझे सजेशन दे दी है, हम इसका गेटर बनाएंगे। आई होप आपने जो जावा में जिन्होंने पढ़ी है या C++ पढ़ी है उनको सेटर गेटर्स का आइडिया होगा कि किसी भी क्लास में फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट वेरिएबल है और हम लोगों ने इसे मॉडिफाई करना है या उसे एक्सेस करना है उसकी क्लास के बाहर, तो हम लोग उसे क्या नाम है उसका गेटर बना के उसे यूज करेंगे, ठीक है। और ये हम लोग, मैं इसे टैब बनाता हूँ और ये हमारे डार्ट में देखें गेटर बनाने का क्या सिंटेक्स है, इंट गेट काउंट। ये जो है ना, ये शो करता है कि अगर ये शो करता है ना कि हम लोग इसे रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप लोगों को आई गेस ये वाला सिंटेक्स फेमिलियर होगा, इंट गेट काउंट और सॉरी रिटर्न काउंट, ठीक है। ठीक है, अब ये दोनों चीजों का सेम मतलब है, ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मली जो इजी सिंटेक्स है वो फॉलो करूंगा। मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा, तो इसने मुझे इनिशियल दिया था, ये मैंने सिंपली जो प्राइवेट वेरिएबल है ना इसका गेटर बना लिया, ठीक है। और अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे ना एक प्रोवाइडर की क्लास के अंदर ही एक मेथड बना लूंगा, इंक्रीमेंट काउंटर, ठीक है, इंक्रीमेंट काउंटर। और इसकी मैं रिटर्न टाइप वॉइड रख देता हूँ क्योंकि मुझे ये सिर्फ रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी, ये सिर्फ काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा। और इसमें मैं ये कर लेता हूँ कि जो काउंटर है, जो मेरा काउंट वेरिएबल है, उसको मैं कर लूंगा प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा लाइन लिखूंगा, ये आप देखें ये क्या होगी, नोटिफाई लिसनर्स। अब ये देखें, आप ये कॉन्सेप्ट समझे, नोटिफाई लिसनर जो जब मैंने यूज किए ना, तो ये जो मेथड है ना ये बताएगा हमारे यूआई को
कि जब ये मेथड कॉल होगा, ये चेक करेगा इसकी वैल्यू अपडेट हो गई है, तो नोटिफाई लिसनर, ये जहां पे भी मैं मेथड यूज करूंगा ये वहां पे उसको बता देगा कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई है और उसे यूआई पे अपडेट करा दो। तो ये जो मेथड है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई भी जो प्रोवाइडर का कोई मेथड है ना, वो आपके डेटा को चेंज कर रहा है और वही डेटा अगर आप यूआई पे डिस्प्ले करा रहे हैं, तो जब तक आप नोटिफाई लिसनर नहीं करेंगे ना, वो आपके यूआई पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं वहां पे काउंट अपने यूआई पे यहाँ पे काउंट डिस्प्ले करा रहा हूँ ना, अगर मैंने यहाँ पे इसे इंक्रीमेंट होता हुआ शो करना है और मैं ये वाला मेथड कॉल करूंगा, तो इसके लिए प्रोवाइडर के मेथड के लिए जरूरी है मैं नोटिफाई लिसनर भी कॉल करूँ। ठीक है, तो अब मैं ये करता हूँ कि सिंपली आता हूँ यहाँ पे, क्या नाम है हमारे, कौन सी क्लास थी, काउंटर ऐप की, सॉरी, इसे मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ और ये मेरे काउंटर ऐप की क्लास थी। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि मैं इस क्लास के अंदर क्या नाम है, यहाँ पे, सॉरी एक्स्ट्रा चीजें खोज रही हैं, यहाँ पे मैं ना जो मैंने काउंटर क्लास बनाई है उसे इनिशियलाइज करूंगा। और उसे इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, फाइनल, उसका मैंने नाम रखा था काउंट प्रोवाइडर इज इक्वल टू प्रो। अब इसको मैं एक्सेस कैसे करूँ, यहाँ पे सिंटेक्स बस याद रखना है कि प्रोवाइडर की क्लास जो मैंने बनाई है वो मैं अपनी स्क्रीन वाली क्लास में एक्सेस कैसे करूँ, प्रोवाइडर, ये देखें ये कहाँ से आ रहा है, ये जो भी मैंने पैकेज इंपोर्ट किया है प्रोवाइडर से, जो भी मैंने पास किया था, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इसको मैं रेफरेंस दे दूंगा कौन सी क्लास को मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे एरोज में मैं लिखूंगा काउंट प्रोवाइडर। ये अब यहाँ पे हमारा जो काउंट प्रोवाइडर है ना, वो इनिशियलाइज हो गया है, इसका मैंने इंस्टेंस फॉर एग्जांपल इसका ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने इस क्लास का यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, क्या नाम है, एक्स डॉट टू स्ट्रिंग है ना, फिलहाल मैं यहाँ से एक्स वाला वेरिएबल ना रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो हमारी एक काउंटर क्लास है यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया है और उसको इंक्रीमेंट करने का मेथड भी लिख दिया, अब मैं यही यूज करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल ये रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट प्रोवाइडर डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये देखें कोई एरर नहीं आया, और ये जो मैंने लिखा क्या है इसका मतलब क्या है, मैं काउंट प्रोवाइडर जो कि इंस्टेंस था इस क्लास का, उसका मैं उसका मैं काउंट डिस्प्ले करा रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये काउंट कैसे आ रहा है, हालांकि हमने तो यहाँ पे प्राइवेट बनाया था। ये देखें, ये जो हमने यहाँ पे इसका गेटर बनाया था ना, ये यहाँ से हमारे पास यहाँ से हमारा जो प्राइवेट वेरिएबल था ना ये एक्सेस हो। ठीक है, हम लोग इसके थ्रू हमारा जो इस क्लास का प्राइवेट वेरिएबल था वो इस मेथड में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या नाम है, ये हमारा डिस्प्ले हो गया और ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने एक्स तो रिमूव कर दिया है। और इसको मैं चले यहाँ पे, और अब मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे सिंपली इस काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट का मेथड तो बना ही लिया है, मैं सिंपली यहाँ पे इसे कॉल कर देता हूँ, काउंट प्रोवाइडर डॉट, का नाम था इंक्रीमेंट काउंटर है गेस, इंक्रीमेंट काउंटर नाम था। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे उसी काउंटर की वैल्यू भी प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, काउंट प्रोवाइडर डॉट काउंट। ठीक है, अब मैं करता हूँ कंट्रोल एस। ठीक है, मैं डीबग कंसोल सामने ले आता हूँ और ये मेरी स्क्रीन है। ठीक है, जीरो आ गया है, मैं प्लस करता हूँ, वैल्यू इंक्रीज हुई है, लेकिन आप ये नोट करें बिल्ड मेथड दोबारा बन रहा है। ये आप देखें वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन बिल्ड मेथड दोबारा कॉल हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि जब बिल्ड मेथड दोबारा कॉल हो रहा है, मतलब मुझे सिर्फ इस टेक्स्ट की वैल्यू अपडेट कराने के लिए ये पूरा दोबारा कॉल करना पड़ा है, तो फिर इस प्रोवाइडर का फायदा क्या था, क्योंकि बिल्ड मेथड देखें, बिल्ड मेथड दोबारा फिर से पूरा बन रहा है। अब बात ये है कि अगर आपने, क्या नाम है, बिल्ड मेथड वो इसको एफिशिएंट, इसका सबसे एफिशिएंट यूज क्या है, इसका सबसे एफिशिएंट यूज ये है कि प्रोवाइडर में जो एक गेम चेंजर समझ ले विजेट है ना, वो है कंज्यूमर। मैं इस विजेट को रैप करूंगा ना, कंज्यूमर, एक कंज्यूमर विजेट है उससे रैप करूंगा। ठीक है, वो कंज्यूमर विजेट क्या करेगा, वो बाकी यूआई नहीं बिल्ड करेगा, वो विजेट जो है ना वो एक्चुअली में सिर्फ टेक्स्ट विजेट को टेक्स्ट विजेट को रिबिल्ड करेगा, इसमें चेंजेस देखेगा काउंट प्रोवाइडर में, अगर वो चेंज हो रहा है तो सिर्फ काउंट प्रोवाइडर को वो बिल्ड करेगा। अब मैं इसको रैप कर देता हूँ कंज्यूमर से। ये जो कंज्यूमर विजेट है ये कहाँ से ही आ रहा है, जो प्रोवाइडर पैकेज हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, ये कंज्यूमर विजेट आया है, इसके बिल्डर में हम देते हैं कॉन्टेक्स्ट वैल्यू और चाइल्ड। ठीक है, और ये है, यहाँ पे सिंपली मैं ऊपर रिटर्न करा देता हूँ टेक्स्ट, रिटर्न टेक्स्ट विजेट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा वैल्यू डॉट
वैल्यू थी आई गेस, यस, वैल्यू डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और ये इसका आ गया। ये नीचे वाले टेक्स्ट में रिमूव कर देता हूँ, और ये मुझे यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, द प्रॉपर्टी काउंट, ओके सॉरी, ये नल भी हो सकता है, ये मैं नल चेक डालूंगा, एक सेकेंड। यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, काउंट कैन बी द रिसीवर कैन नल ट्राई मेकिंग एक्सेस यूजिंग ये, ये एक सेकंड जस्ट मुझे चेक करने दीजिए एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है, काउंट प्रोवाइडर, नहीं, ओ ओके, मैं अब समझा आई गेस, इसको मैंने काउंट प्रोवाइडर का, ये देखें ज़रा, ये अब ये क्या एरर था, ये अक्सर आप जब भी प्रोवाइडर यूज़ करेंगे ना आपको भी ये मसला ये आएगा। मैंने कंज्यूमर विजेट तो यूज़ कर लिया है, लेकिन इस विजेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं ये इनिशियलाइज़ करूँ। इसको रेफरेंस देने के लिए कि ये मैं कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में इसको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, और हमारे केस में मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, काउंट प्रोवाइडर, और वो ये वाला है। तो ये अच्छा हो गया कि चलिए मुझे भी स्क्रीन पे एरर शो मैं मुझे भी एरर आ गया, ताकि आप लोगों को भी पता लग गया है कि जब भी आप लोगों ने कंज्यूमर यूज़ करना है ना, तो वो कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है? आपके आपके प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा प्रोवाइडर्स भी यूज़ हो सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो स्पेसिफाई करने के लिए कि मैं अपने प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोवाइडर यहाँ पे कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ठीक है? अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है? और मैं यूआई चेक करता हूँ, ठीक है? अब मैं इसे इंक्रीमेंट करता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं बिल्ड मेथड अभी भी कॉल हो रहा है, ठीक है? लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब जब मैंने इस टेक्स्ट को रैप कर दिया है कंज्यूमर से, अब मैं ये कर सकता हूँ, जहाँ पे मैंने ये वाला काउंट प्रोवाइडर इनिशियलाइज़ किया था ना, यहाँ पे मैं कॉन्टेस्ट के आगे कॉमा डाल के लिसन फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है? इसकी एक प्रॉपर्टी है लिसन, जिसे मैंने कर दिया फॉल्स। इसका ये मतलब है कि अब यूआई ये पूरा यूआई रिबिल्ड नहीं करेगा, ठीक है? ये पूरे यूआई की चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मैंने कंट्रोल एस किया है, हाँ, और अब मैं इसे टैप करता हूँ। एक सेकंड, सॉरी, ये मैंने प्रिंट ऊपर करानी है, और यस आई गेस इसको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना ऐप मुझे किल करके दोबारा चलाना पड़ेगा। कंज्यूमर मैंने यूज़ कर लिया है, और ये मैंने अभी तक इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेट वैल्यू कर लिया, लेकिन मैं काउंट प्रोवाइडर का ये वाला मेथड भी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे इनिशियलाइज़ किया हुआ है यहाँ पे, और इस मेथड को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं सिंपली ये करता हूँ कि ऐप को मैं किल करके ऐप को मैं दोबारा रन करूँगा, क्योंकि नॉर्मली जब आप भी कोई भी पैकेज इंपोर्ट करते हैं ना, तो कंप्लीटली चेंज रिफ्लेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो उस ऐप को किल करके दोबारा स्टार्ट कर लें। वेट करते हैं हम लोग थोड़ा सा। प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, हम चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, हम लोगों ने यहाँ पे कॉल भी, सॉरी, हम लोग काउंटर ऐप को ही करना था, ये इतना बड़ा मेजर समझ ब्लेंडर मैंने कर दिया है कि मैं काउंटर ऐप में की स्क्रीन में सारे कोड चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फिलहाल कॉल अभी स्टेटफुल विजिट को वो स्टेटफुल होम स्क्रीन को ही किया हुआ था। मैंने ये चेंज कर दिया है, और अब मैं इसे कॉल करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या हो रहा है। वहां तक उसका सेम व्यूअर था, मैंने कंट्रोल एस किया क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंजिंग की है, और कंट्रोल एस करके मैं इसे सेव कर रहा हूँ। ये सेव हो गया, ठीक है?
अब मैं देखते हैं कि अब क्या होता है। ओ ये स्नैरर दे दिया, ये क्या कर दिया, could not find the correct provider। ओके, ये भी इसने काफ़ी समझ लें हमें सीखने का मौका दे दिया। अब मैं ये करता हूँ, ऐप को मैंने बंद किया और एक और चीज़ आप सीखेंगे। आपने प्रोवाइडर जब भी यूज़ करना है ना, प्रोवाइडर का एक स्टेट मैनेजमेंट का इसका सबसे बड़ा रोल है, और दूसरा रोल ये है कि इसके डेटा को आप पूरे ऐप में एक्सेस कर सकेंगे। अब अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये करना है कि इस ऐप को क्या नाम है, ये जो हमारा प्रोवाइडर है, इसको हमारे ऐप में, इसकी क्लास को ऐप में हमारे यूज करने के लिए हम लोगों को जो हमारा मटेरियल ऐप था ना, जो सबसे हमारा रूट विजेट था, आपको याद होगा हमारे ऐप का रूट विजेट, उसको रैप करना पड़ेगा हमें इस क्या नाम है, एक चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के साथ। और उसको हम लोग पास करेंगे ये काउंट प्रोवाइडर, जो जो इनेबल करेगा हम क्या नाम है, हमारे ऐप को, कि हम लोग उस क्लास को, उसके अंदर जितने भी क्या नाम है दूसरे वेरिएबल्स हैं और उसके जो मेथड्स हैं वो एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे अब हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, रैप विद विजेट। इसका नाम होता है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ये भी प्रोवाइडर पैकेज का है, ठीक है। चाइल्ड इसका यही है, और इसकी एक प्रॉपर्टी है क्रिएट। यहाँ पे अभी मुझे ये सजेशन दे देगा, ये आप देख रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया है। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये देखें। अब समझ लें प्रोवाइडर का जो कोड है ना, वो अब कंप्लीट हुआ है। आपने सेपरेट क्या नाम है क्लास बनाई है प्रोवाइडर की, यहाँ पे काउंट प्रोवाइडर, जहाँ पे आपने प्राइवेट वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, उसका गेटर बनाया है, एक मेथड लिखा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, सिंपल। ये आपकी क्या नाम है काउंटर में से क्लोज कर देता हूँ। ये आपकी काउंट वाली स्क्रीन थी, ये आपकी काउंट वाली स्क्रीन थी, ठीक है। और क्या नाम है, यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज कर दिया है, और मैंने अब मेन डॉट डार्ट में ये प्रोवाइडर मैं सिंपली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, काउंट प्रोवाइडर। अब मैं अपने ऐप को फिर से रन करता हूँ। ये अच्छा हो गया कि कोड करते हुए सारे एरर्स मुझे इनकाउंटर हो गए हैं, और मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लग गई हैं, दोनों जो थी कंज्यूमर में जो मैंने रेफरेंस डालना है, और सबसे पहले रूट विजेट को आपने क्या नाम है रैप करना है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के साथ, और उसे पास कर देना है जो भी प्रोवाइडर आप ऐप में यूज़ कर रहे हैं। जब भी आपने प्रोवाइडर यूज़ करना है, ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस प्रोवाइडर के सबसे जो दो मुझे पर्सनली मेन यूजेस लगते हैं ना, एक तो स्टेट मैनेजमेंट है ही है कि एफिशिएंटली स्टेट मैनेज हो रही है। बाकी ये है कि जो प्रोवाइडर है ना, जब आपने इस मटेरियल ऐप को रैप कर दिया ना इसके साथ, तो मैंने आपको बताया था कि मटेरियल ऐप तो हमारा रूट विजेट है ऐप का। तो ये जो काउंटर प्रोवाइडर के अंदर जो हमारे प्रोवाइडर के अंदर जो भी डेटा है ना, जो हम लोग इसे रैप करेंगे, वो हमारे पूरे ऐप में, पूरे फ्लटर के ऐप में ना एक्सेसिबल होगा। हम कहीं भी चाहें किसी भी स्क्रीन में उस काउंट प्रोवाइडर की क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे और सिंपली उस डेटा को एक्सेस कर लेंगे। ये प्रोवाइडर के सबसे दो मेजर इसके यूज केसेस हैं। प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये सच टाइम बहुत ले रहा है, ये देखें। ये हमारा सबसे पहले आप देख रहे होंगे बिल्ड मेथड कॉल हुआ है। ये मैंने काउंटर ऐप ही पास किया है ना इस बार जी। काउंटर ऐप का कोड हम देख लेते हैं, बिल्ड मेथड है, और सिंपली यहाँ पे टाइप ऐप बार आई, टेक्स्ट आया, और इसने यहाँ से वैल्यू दे दी। अब अगर आप नोट करेंगे, मैं टैप कर रहा हूँ, और वो देखें ज़रा लेफ्ट पे टर्मिनल में, मैं इसे टाइप पे करता हूँ, ये देखें। हालांकि अब आप ये नोट करें, विजेट हमारा स्टेटलेस था, लेकिन वो तो पहले चेंज ही नहीं हो सकता। और अगर स्टेटफुल कर दे तो बिल्ड मेथड दोबारा कॉल होता, लेकिन हम लोग टैप कर रहे हैं, यूआई पे भी चेंज हो रहा है, लेफ्ट पे वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेकिन बिल्ड मेथड नहीं कॉल हो रहा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो गोल था वो कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने एफिशिएंटली स्टेट मैनेज कर दिया है। यहाँ पे तो अभी एक ही इतने ज़्यादा विजेट्स नहीं थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरी बहुत बड़ी सी स्क्रीन होती, फॉर एग्जांपल समझ लिया मैंने गूगल खोला है, यहाँ पे क्या नाम दराज का ऐप फॉर एग्जांपल खोला है, यहाँ पे सर्च का सर्च टेक्स्ट फील होती है, सर्च की डिफरेंट आइटम शो होते हैं, सब कुछ होता है। यहाँ पे होता है एक ऐड टू कार्ट, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट के ऊपर वो टेक्स्ट लिखा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने, अगर मैं वो उस दराज के ऐप का कोड लिख रहा हूँ, और मैंने सिर्फ वो वाली वैल्यू जो ऐड टू कार्ट थी, यूजर ने यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड टू कार्ट किया, मैंने सिर्फ वो वैल्यू फॉर एग्जांपल पहले 1 थी तो 2 करानी है। अब उस वो सिर्फ वो वाली वैल्यू इंक्रीमेंट कराने के लिए अगर मैं सेट स्टेट यूज करता, तो मुझे इस पूरी स्क्रीन में जितने भी विजेट्स थे वो दोबारा रिबिल्ड करने पड़ते। तो ये समझ लें, ये बहुत ही गलत अप्रोच है फ्लटर में क्या नाम है ऐप्स को हैंडल करने के लिए। इसके लिए आपको ये जो स्टेट मैनेजमेंट के पैकेजेस हैं, प्रोवाइडर हो गया, ब्लॉक हो गया, ये यूज करना जरूरी है। तो अभी अब हमारे केस में भी आप देखें कि आप इजीली आप इंक्रीमेंट पे यूआई पे भी चेंज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और असल में भी जो वैल्यू चेंज हो रही है वही आप यूआई पे चेंज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बगैर अपने बिल्ड मेथड को कॉल किए हुए। अब मैं इसमें इसमें ऊपर जितने भी विजेट्स बना लूँ, क्या नाम है कॉलम के अंदर कुछ भी बना लूँ, कॉल सिर्फ मेरा ये वाला होगा, ठीक है। ये मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे,
कंज्यूमर विजिट कॉल्ड, ठीक है, ठीक है, और मैं इसे करता हूँ कंट्रोल एस। मैंने सेव किया और अब मैं टैप कर रहा हूँ। ये अब नोट करें आप, यहाँ पे अब कंज्यूमर विजिट कॉल आ रहा है बार बार। क्यों? मैं सिर्फ टेक्स्ट को मैंने इंक्रीमेंट करना था, उसको मैंने रैप कर दिया कंज्यूमर विजिट से। इसका मतलब ये है कि बिल्ड मेथड जो सिर्फ जो उसमें और भी सारा यूआई था वो नहीं दोबारा रिबिल्ड हुआ, सिर्फ जिस विजिट को मैं रैप कर रहा हूँ सिर्फ वो वाला कंज्यूमर विजिट जो विजिट है सिर्फ वो अपडेट हो रहा है, मतलब कंज्यूमर विजिट बार बार बन रहा है। और इसको आप जितना जो चीज आपने अपडेट करनी है आप हमेशा उसको डायरेक्टली उसी से रैप करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वैल्यू यूआई पे भी अपडेट हो रही है और कंज्यूमर विजिट सिर्फ कॉल हो रहा है। तो मेनली समझने प्रोवाइडर का यही कॉन्सेप्ट था। और है तो ये बहुत ज़्यादा आप इसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये वास्ट है और आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन जो इसके बेसिक्स हैं ना प्रोवाइडर के स्टेट मैनेजमेंट के, वो यही है कि हम लोगों ने कोई भी यूआई पे चेंज शो करानी है तो पूरे विजिट को, पूरे यूआई को, उसके हर विजिट को दोबारा बनाए बगैर हम लोग सिर्फ उस स्पेसिफिक विजिट जहाँ पे हमने वो, कोई भी चीज़ अपडेट करनी है वो अपडेट अगर करनी हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट। और हम लोगों ने आज कौन सी देखी है उसमें इस सेशन में? प्रोवाइडर। ऑप्शन इसमें आपको फ्लटर में और भी मिलेंगे, ब्लॉक है, गेटेक्स है, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। और जी जी, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा कंज्यूमर ऑलवेज यूज। कंज्यूमर बिल्कुल, कंज्यूमर कंज्यूमर जो है ना वो हमारे प्रोवाइडर के साथ यूज होता है, ठीक है। कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूमर, हमने इसकी टाइप स्पेसिफाई की काउंट प्रोवाइडर, काउंट प्रोवाइडर ये थी। मैं इस क्लास में जाता हूँ और इसने मैंने जब कंज्यूमर यूज किया ना इसका मतलब ये है कि इसने इस क्लास की जितने भी ये इसका वेरिएबल था, इसका मेथड था, वो मेरे लिए एक्सेसिबल बना दिए। मैंने सिंपली क्या नाम है आगे इसका सिंटेक्स है कॉन्टेक्स्ट वैल्यू और चाइल्ड, इसकी वैल्यू डॉट उस क्लास की काउंट। ये काउंट अब कौन सी है भला? ये उसी क्लास का काउंट है, ये आप नोट करें। ये देखें मुझे इस क्लास पे ले गया इसने, ये पूरी क्लास जब मैंने कंज्यूमर यूज किया है ये पूरी क्लास इसने मेरे लिए एक्सेसिबल बना दी है, ठीक है। अब मैं सिंपली सिर्फ क्या नाम है बगैर पूरे विजिट को बिल्ड किए मैं ये क्या नाम है इसे कर सकता हूँ। अच्छा ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ चैट में। मल्टीपल विजिट्स वी हैव टू चेंज एंड वी विल हैव टू ऐड एवरी क्लास इन मटेरियल। अच्छा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये है कि ये ना डिपेंड करता है नॉर्मली। फिलहाल तो मैं सिर्फ काउंट अपडेट कर रहा था तो मैंने उसकी अलग क्लास बना ली। कभी कभार ऐसा होता है कि क्या नाम है अगर आपने कोई माइनर इस आपकी स्क्रीन, आपका जो स्क्रीन का साइज है ना उसमें स्क्रीन में विजेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। और मेनली ऐसा बहुत कम ही होता है कि स्क्रीन पे ना एट ए टाइम बहुत ही ज्यादा चीजें अपडेट हो रही हो। फॉर एग्जांपल अगर आप दराज का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उसकी जब आप स्क्रीन खोलते हैं आपको एक ऊपर टेक्स्ट फील्ड नजर आ रही है, नीचे आइटम्स नजर आ रहे हैं, ऐड टू कार्ट वाला नजर आ रहा है और डिफरेंट आ रहे हैं। अब यूजर एट ए टाइम बाकी सारी चीजों पे वो टैप कर सकता है, लेकिन अगर उसमें से मैंने सिर्फ कार्ट की वैल्यू अपडेट करनी है तो उसके लिए मुझे दोबारा पूरा यूआई बनाना वो बनाना जरूरी तो नहीं है ना। अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट का वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली प्रोवाइडर यूज करूंगा। अब इसी तरह बाकी चीजों के लिए आप प्रोवाइडर यूज करते हैं। अब इसमें ये बात है जो आप सारे सोच रहे होंगे कि वहां पे हम लोग स्टेटफुल विजिट में सीधा सीधा सेट स्टेट यूज कर रहे थे और उसने इजीली जो भी हम काम इतना मुश्किल इतना ज्यादा कोड लिखने के बाद किया है वहां पे हम लोग सिंपली सेट स्टेट करने के साथ कर रहे थे। इसका ये बिल्कुल समझ लें ड्रॉबैक कह ले या जो भी है ड्रॉबैक, ऐसा समझ लें कि ये थोड़ा आपके ना प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स बना देगा जरूर। क्योंकि देखे ना आप वहां पे सिंपली सेट स्टेट कर रहे थे, एक मेथड ने आपकी पूरी विजिट को रिबिल्ड कर दिया था, आपकी यूआई पे जो भी चेंजेस थी वो अपडेट कर दी हैं। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू को अपडेट करने के लिए वो कॉम्प्लेक्स कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ आपको अभी लग रहा है, जब अगर आप इंशाल्लाह फ्लटर प्रोजेक्ट आगे जब स्केलेबल और बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, ये आपको तब नीड होगी कि अगर आप वहां पे आपका बड़ा कॉम्प्लेक्स यूआई हो गया है, आपकी स्क्रीन में ढेर सारे विजेट्स हुए हैं, ठीक है, और अगर आप सेट स्टेट यूज कर रहे हैं तो आप देखना आपके ऐप की परफॉर्मेंस एक तो काफी लो होगी, आपके लोडिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा। आप जब कंट्रोल एस करेंगे दोबारा यूआई बिल्ड बनेगा तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो रैम कंज्यूम हो रही है, ये जब हमारी स्क्रीन पूरी बनती है ना ये बेसिकली हमारी रैम कंज्यूम हो रही होती है, तो इस पे काफी इफेक्ट डालेगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये है कि आपको ना ये फाइन ग्रेड आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देता है जो भी चीज आपने अपडेट करनी है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इस सेशन में तो फिलहाल प्रोवाइडर को मैं इतना ही डिस्कस करना था क्योंकि इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते, हमने आर्किटेक्चर को भी देखना है, वो भी छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है वो बस। और प्रोवाइडर है इस असल में काफी बड़ा कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको समझ ले बेसिक्स दे दिए हैं, अब आपने आगे इसे खुद एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्लटर के प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर। जितने भी हमारे फ्लटर एप्स बनते हैं ना उनमें हम लोग इंश्योर करें, अगर हम लोग ने इंश्योर करना है कि हम लोग क्लीन कोड लिखें। अब देखें सिर्फ कोड लिखना उसमें और सही कोड लिखना कि ऐप चल जाए ये इनफ नहीं है। जो नॉर्मली इंडस्ट्री में काम हो रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्री में जितने भी एप्स बन रहे हैं
उनका कोड, उनके ऐप्स का कोड ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली मेंटेनेबल हो, वो इजीली स्केलेबल हो और इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड हो। अब इन चीज़ों को क्या मतलब है? मेंटेनेबल का मतलब है कि आप इजीली उसमें कोई भी बग्स ना आए, अगर आए भी तो वो सारा कोड इतना एक्सप्लिसिटली, चीज़ें सारी फंक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी फीचर्स हैं ऐप के, इतने एक्सप्लिसिटली वो लिखे हों कि आप इजीली वो डिबग कर सकें। स्केलेबल, अब इसका क्या मतलब है? आपका कोड अगर इतना टाइटली कपल है कि आपने फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाई है और उसके अंदर ही फॉर एग्जांपल ये क्लास बनाई है, इसके अंदर आपने समझिए पूरे ऐप की फंक्शनैलिटी हैंडल कर दी है, तो ये बहुत गलत बात है। अभी जैसे अकाउंट प्रोवाइडर मैंने बनाया ना, तो इसका क्या काम है? सिर्फ काउंट का स्टोर करना और उसे अपडेट करना। नॉर्मली आपने आई गेस सुना होगा सॉलिड प्रिंसिपल्स, जो हमारी प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। इसका यही मतलब है कि जिस क्लास का जो कोई भी, अगर आप एक क्लास बना रहे हैं ना, वो सिर्फ एक सिंगल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए होनी चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए हमारे वो यूज होता है। और कोड आपको हमेशा स्केलेबल और मेंटेनेबल लिखना चाहिए। इसके लिए हम लोग ना फ्लटर में 3-4 या समझ लीजिए ज्यादा किस्म के होते हैं कि ज्यादा किस्म के मैं क्वेश्चन में एंड पे एड्रेस कर दूंगा। अब ये जो काम है ना, इसको एड्रेस करने के लिए हम लोग ना फ्लटर में डिफरेंट जो प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर्स है वो यूज करते हैं। इनमें एग्जांपल्स कौन सी हैं, ये कैसे आपने सुनी होंगी। एमवीवीएम है, एमवीसी है, एमवीपी है और काफी सारे हैं गैस। तो हम लोग इसमें फिलहाल एमवीवीएम देखेंगे, ठीक है? एमवीवीएम बेसिकली होता है क्या, ये मैं आई गेस फोटो एक रखी थी यहाँ पे जी। एमवीवीएम बेसिकली कहते हैं मॉडल व्यू व्यू मॉडल को, ठीक है? मॉडल व्यू व्यू मॉडल। अब यहाँ पे मॉडल क्या है? मॉडल बेसिकली होता है जो हमारे ऐप का डेटा है, वो जो हम लोग जितना भी हमारे ऐप का बेसिकली डेटा है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारा डेटा आ रहा है एपीआई से, क्या नाम है, डेटाबेस से, तो वो जो हमारा ऐप का जो सारा काम है ना, वो हमारे ऐप की लेयर है, वो हम लोग हैंडल कर रहे होंगे मॉडल में। हमारा व्यू, व्यू क्या है? हमारा व्यू बेसिकली जो यूआई है, सिंपली जो हमारा यूआई जो हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले जो असाइनमेंट थी, मैंने वो जो बनाया था, आपको असाइनमेंट दी थी, आपको क्या नाम है, गूगल का यूआई बनाने को दिया था, गूगल स्क्रीन का, वो सिंपली व्यू था। और व्यू मॉडल ये बेसिकली क्या नाम है, लेयर है इस हमारे ऐप की, जहाँ पे आप बिजनेस लॉजिक हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास डेटाबेस से डेटा आ रहा है, आप उसे व्यू में दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेटा चेंज हुआ है, मतलब फॉर डेटाबेस में कोई नई चीज ऐड हुई है, कोई डिलीट हुई है, वो शो कराने के लिए जितनी भी वो जो लॉजिक है ना, फॉर एग्जांपल कोई चीज आपने सर्च फंक्शन, आपके ऐप में सर्च फंक्शनैलिटी है, यूजर वैलिडेशन है, जितनी भी बिजनेस लॉजिक है ना, वो आप इस व्यू मॉडल में हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है? ये अगर आप देखें यहाँ पे फोटो में, तो इसमें यही हो रहा होगा। ये आपको इनके आपस में कम्युनिकेशन बता रहा होता है। सबसे पहले मॉडल होता है जिसमें हमारा डेटा और बिजनेस लॉजिक होती है, ठीक है? ये नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज डेटाबेस या हमारे एपीआई से डेटा आ रहा होता है, ये हम लोग मॉडल में रखते हैं। जो भी इसमें व्यू मॉडल है, वो लॉजिक सारी हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा चेंज हुआ है, तो क्या नाम है, वो जो अपडेट करेगा, जो उसने व्यू को दिखाना है, वो यहाँ पे हो रहा होता है। और व्यू बेसिकली सिंपल हमारा यूआई है, जो इसमें क्या नाम है होता है, क्या नाम है, सिर्फ स्क्रीन पे दिखाने के लिए, ठीक है? अब हम लोग इसे कोड में देखें, तो फिलहाल तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे काउंटर ऐप को। अगर हम लोग काउंटर ऐप में ही देखें कि, तो हम लोग ये जो क्लीन कोड वाली प्रैक्टिस हमने बात की है कि हम लोग सिर्फ क्लीन कोड लिखना चाहें, तो ये कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? मैंने सिंपली यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है एमवीवीएम का। इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर हम लोग ये क्या नाम है, हम लोग इसे एक्सप्लोर करते हैं। मैं अगर मॉडल, वैसे तो ये फोल्डर्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो ऐप होता है, अगर जब हम लोग किसी भी ऐप में एमवीवीएम यूज कर रहे हैं, तो ये मॉडल का फोल्डर बनेगा, उसमें, क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनल ऐप है उसमें बहुत ज्यादा मॉडल्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा व्यू मॉडल्स होते हैं, बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं, मतलब व्यूज मतलब स्क्रीन। जैसे कल हमने देखा था, हमारी फर्स्ट स्क्रीन थी, सेकंड स्क्रीन थी। तो फिलहाल तो मैंने इनकी फाइल्स बनाई है, हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर हम लोग काउंटर ऐप की बात करें ना, तो हमारा मॉडल क्या होगा? सिंपली काउंटर क्लास, जिसमें वैल्यू है, इंट वैल्यू है और उसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? ये सिंपली समझ लें, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस एक प्रैक्टिस है। ये बेस्ट प्रैक्टिस समझ लें फ्लटर में कोड लिखने की क्या है। ये वो है, मतलब आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए और अपने कैसे अपने कोड को आप इजीली मेंटेनेबल बनाना चाहिए। आपको सेपरेशन ऑफ कंसर्न इंप्लीमेंट करना चाहिए, मतलब आपको अपने ऐप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर लेनी चाहिए हर चीज की। मतलब आप एक ही कोड की फाइल में आप मॉडल भी ना बना रहे हो, आप इंक्रीमेंट, फॉर एग्जांपल आप काउंटर का मॉडल भी ना, क्लास भी ना बना रहे हो, आप उसको उसी में इंक्रीमेंट भी ना कर रहे हो और उसी में यूआई भी ना बना रहे हो। ये समझ लें बहुत ही गलत प्रैक्टिस है ऐप्स लिखने के लिए। नॉर्मली इसीलिए ये जितने भी आर्किटेक्चर हैं यूज होते हैं, ताकि आपका ऐप क्लीन रहे। आपने कोई भी चेंज करनी है तो पूरे हमारे कोड को ना अफेक्ट करे। सिर्फ अगर मैंने मॉडल में चेंज करनी है तो मैं मॉडल में ही कर सकूं, मैंने व्यू मॉडल में कोई लॉजिक चेंज करनी है मैं उसमें कर सकूं, और अगर मैंने यूआई में कोई चेंज करनी है तो सिर्फ यूआई अपडेट कर सकूं। तो यहाँ पे हम लोग मॉडल देख रहे थे, सिंपल काउंटर की क्लास है, उसमें एक वैल्यू है,
जो मैं काउंट कर जो मैं बेसिकली काउंटर था जिसमें मैं वैल्यू सेव कर रहा हूँ, और इसका कंस्ट्रक्टर है। व्यू मॉडल में अगर आप देखें सिंपली है क्या, सिर्फ एक मेथड है इंक्रीमेंट काउंटर। ये देखें बड़े ऐप्स में कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ अभी जो हम लोगों ने काउंटर ऐप डिस्कस किया है ना, मैं उसकी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्या नाम है, तो इसमें फिलहाल क्या है ये देखें, होम व्यू मॉडल है इसकी, मैंने जो काउंटर मॉडल है इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू अपडेट करने के लिए मैं एक और वेरिएबल है वैल्यू नोटिफायर, ये समझ लें एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये अभी आपको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको मेनली एमवीपीएम का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली काम क्या करता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वैल्यू नोटिफायर टू नोटिफाई द व्यू ऑफ चेंजेस। मतलब ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ इंक्रीमेंट काउंटर में, जब भी इंक्रीमेंट हो गया है, तो अगर मैंने यही चेंज सॉरी, अगर मैंने यही चेंज यूआई पे रिफ्लेक्ट करानी है, तो वो मैं कैसे शो करूंगा, इस वैल्यू नोटिफायर के थ्रू, ठीक है। और जो हमारा मेन एक्चुअली मेथड है, क्या नाम है, लिखा हुआ है इंक्रीमेंट लॉजिक दैट अपडेट्स द मॉडल एंड नोटिफाइज द व्यू। ये देखें जो मैंने आपको बताया था, इस फोटो में भी आपको विजिबल था कि व्यू मॉडल सेंटर में होता है, जो व्यू से भी कम्युनिकेट कर रहा होता है और मॉडल से भी। दोनों से कैसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, मॉडल से जो डेटा अपडेट हो रहा होता है वो परफॉर्म कर, वो क्या नाम है, जो भी है उसमें वो लेके जो व्यू पे शो कराता है, ये इसका क्या नाम है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वी मॉडल की, वो ये है मॉडल में कोई भी डेटा अपडेट हुआ वो इसने हैंडल किया और व्यू पे शो करा दिया। ये बीच में समझ लें, बीच में हमारे स्क्रीन पे यूआई, जो हमारे स्क्रीन है हमारे यूआई है, और जो हमारी डेटाबेस है और जो भी हमारा डेटा का सोर्स है, उसके दरमियान जो समझ लें ये एक किस्म का हैंडलर है, जो कोई भी डेटा को प्रोसेस कर रहा है, और जो हमारे कोई भी अपडेट हुई है, यूजर ने कोई क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट किया है, इसने वो फंक्शनैलिटी ऐड इंप्लीमेंट की ऐड टू कार्ट, इसने डेटाबेस में वो प्रोडक्ट ऐड किया और वापस आया ये, और वापस इसने क्या नाम है व्यू पे फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन शो करा दिया कि प्रोडक्ट हैज बीन एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली। व्यू मॉडल इस तरह काम करता है, हमारे यूआई को और डेटा सोर्स को लिंक करता है आपस में, ठीक है। यहाँ पे ये वही हुआ है, ये देखें इसने कमेंट में काफी अच्छा ये लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट लॉजिक दैट अपडेट्स द मॉडल एंड नोटिफाइज द व्यू। अब इसका क्या मतलब है, ये काउंटर जो था हमारे मॉडल में था, क्या नाम है, ये देखें ये इसने मॉडल को एक्सेस किया, यहाँ पे वैल्यू अपडेट की, और क्या कर रही है, अपडेट किया मॉडल को और नोटिफाइज द व्यू। ये मैंने किधर किया है, सिंपली ये जो मैंने आपको बताया है कि वैल्यू नोटिफायर किस लिए होता है, नोटिफाई द व्यू, जो मैंने व्यू बनाया है इसका ऑफ चेंजेस। और व्यू में हम देख लेते हैं, व्यू में क्या था, सिंपली हमारी स्क्रीन का कोड, ठीक है। ये सिंपली होम व्यू मॉडल है, उसको मैंने एक्सेस की है, मैंने ऐप बार बनाई है एमवीवीएम डेमो, ठीक है। कॉलम है, उसमें वैल्यू, हाँ, अब ये जो वहाँ पे चेंज मैंने किया ना, वो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए ये एक और विजेट है वैल्यू लिसनेबल बिल्डर। ये आप सोच रहे हैं मैं आपको इतनी डेप्थ में नहीं बता रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अभी मैं सिर्फ आपको सेपरेशन ऑफ कंसर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ जो एमवीवीएम हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वैल्यू लिसनेबल बिल्डर है, व्यू मॉडल इसको मैंने प्रोवाइड कर दिया, व्यू मॉडल मेथड, व्यू मॉडल क्लास का काउंटर वैल्यू, जो काउंटर वैल्यूज को मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और सिंपली यहाँ पे मैं रिटर्न काउंटर और वैल्यू इसको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और वही इसके बटन है, इसके बटन पे मैं उसी वी मॉडल का वो जो मेथड है वो कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे। तो ये आई गेस छोटा सा मैंने ओवरव्यू था एमवीवीएम का, ऐप फ्लटर के प्रोजेक्ट्स का, आर्किटेक्चर का, कि हम लोग ये कैसे यूज करते हैं। तो आई बिलीव आज का सेशन हमारा इतना ही है। हम लोग ने मेनली अगर हम लोग देखें तो हमने किया क्या इसमें, हम लोगों ने सबसे पहले स्टेटलेस विजेट की बात की है। मैं इसका आपसे ओवरव्यू स्टार्ट करूं, मैं मेन मेथड था उसमें मैंने क्या नाम है कॉल की हुई थी स्टेटलेस स्क्रीन। स्टेटलेस विजेट की हमने को बात की थी कि स्टेटलेस विजेट क्या होता है, वो होता है इम्यूटेबल, ठीक है। स्टेटलेस सॉरी ये है स्टेटलेस विजेट हमारा इम्यूटेबल होता है, मतलब वो समझ लें एक किस्म का वो डेड यूआई होता है, जैसे ही वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया बस वो मजीद चेंज नहीं हो सकता, वो वैसे का वैसा रहेगा हमेशा, ठीक है। ये हमने चेक किया था कि एक्स की वैल्यू 0 थी, हमने प्रोजेक्ट को रन किया, जब हम लोग बटन पे टैप कर रहे थे यहाँ पे हमें वैल्यू इंक्रीज होते हुए नजर आ रही थी, लेकिन यूआई में वैल्यू वही 0 की 0 थी। क्यों? क्योंकि वो हमने एक्सटेंड किया हुआ है इसे स्टेटलेस विजेट से, और ये कभी चेंज ही नहीं होता। इस प्रॉब्लम को क्या नाम है एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने यूज किया स्टेटफुल विजेट, क्योंकि हम चाहते हैं उस टैब पे यूजर को भी तो शो होना कि हम लोगों ने वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया और वो शो करनी है, तो इसलिए हमने यूज कर लिया स्टेटफुल विजेट। सिंपली हम लोगों ने एक्स इक्वल टू 0 किया था, सारा वही हुआ है, और हम लोगों ने एक्स्ट्रा सिर्फ एक चीज क्या की थी, ये करके हम लोगों ने सेट स्टेट मेथड कॉल कर लिया था। सेट स्टेट मेथड समझ लिया हमने, आज एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है स्टेटफुल विजेट में। ये किस लिए यूज होती है, ये जो सेट स्टेट मेथड है जहां पे भी हम कॉल करते हैं, ये हमारा जो स्क्रीन का बिल्ड मेथड है इसे दोबारा बनाता है। जो बिल्ड वो जब वो दोबारा बनाता है और तो वो जो हमारा अपडेटेड फॉर एग्जांपल वैल्यू हमने टाइप किया वो अपडेट हुई है ना, तो अपडेटेड वैल्यू यूज करता है, और इसका टाइम जो है वो काफी फास्ट होता है, इसलिए हमें क्या नाम है स्मूथ रिस्पॉन्स जो है ना वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो वो हमारे यूआई को यहाँ पे अपडेट हो जाता है सेट मेथड सेट स्टेट के थ्रू थ्रू।
तो उसके बाद हमने देखा कि ये अप्रोच क्यों गलत है प्रोफेशनल ऐप्स में। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे फिलहाल तो 5-6 विजेट्स हैं, स्कोपोल्ड, कॉलम और ये वो। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स यूआई बना हुआ है पूरी स्क्रीन का, जिसमें समझ लें कोई 500 विजेट्स हैं, और मैंने यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट की वैल्यू अपडेट करानी थी, अगर वो मैं करता हूँ स्टेटफुल विजेट के साथ, मतलब सिंपली अगर मैं सेट स्टेट कॉल कर रहा हूँ, तो उसके लिए वो पूरी यूआई दोबारा बनाएगा। मतलब एक एक विजेट जो फॉर एग्जांपल टेस्ट स्क्रीन थी, यहाँ पे आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और जितनी भी चीजें हैं वो दोबारा बना रहे हैं, दोबारा वो समझ लें रिबिल्ड कर रहा है, क्योंकि उसने बिल्ड मेथड दोबारा कॉल कर लिया है, और बिल्ड मेथड तो दोबारा हमारा यूआई बनाएगा। तो ये समझ लें बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये हमारे एफिशिएंट यूज नहीं है रिसोर्सेज का, और ये हमारी परफॉर्मेंस, हमारे ऐप की परफॉर्मेंस पे ऐप की परफॉर्मेंस को काफी अफेक्ट करता है। तो इस चेंज को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने यूज की थी स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? सिंपली हमारे ऐप की जो स्टेट है उसे एफिशिएंटली मैनेज करता है। ठीक है, तो वो हमने देखी थी, और हमने इसमें कौन सी देखी थी? प्रोवाइडर देखी थी। अब ये इस काउंटर ऐप को अगर हम लोग स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, तो सिंपली हमने काउंटर ऐप का कोड था, सिंपली ये यूआई था, और यहाँ पे हमने उसके लिए बनाई थी प्रोवाइडर के अंदर काउंटर प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर हम लोगों ने कहाँ से लाया था? हम लोग सिंपली गए थे pub.dev पे, यहाँ पे हमने सर्च किया था प्रोवाइडर, हमारे पास पैकेज शो हो गया था प्रोवाइडर का, और यहाँ पे ये उसकी रीडमी थी इंस्टॉलिंग पे, हम लोगों ने यहाँ पे उसे कॉपी करके हम लोगों ने यहाँ पे pubspec.yaml इस फाइल में उसे सेव किया था। एग्जैक्ट ये सिमेट्री आपने याद रखनी है कि इसके एग्जैक्टली अलाइन होना चाहिए। ठीक है, फ्लटर के एफ के नीचे प्रोवाइडर का पी होना चाहिए। कंट्रोल एस करके सेव किया है, मतलब हम लोग ये वाला पैकेज अब अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने काउंटर प्रोवाइडर की क्लास बनाई थी, क्लास का नाम रखा काउंटर प्रोवाइडर विद चेन नोटिफायर। ये जो चेन नोटिफायर है ना प्रोवाइडर में, ये हमारे लिए समझ लें बिहेव करेगा एज अ सेट स्टेट। मतलब ये यूज होता है हमारी व्यू, जो हमारी स्क्रीन है उसको बताने के लिए कि हाँ ये जो काउंट की वैल्यू है चेंज हो गई है, अब यूआई में भी रिफ्लेक्ट करा दो ये चेंज। ठीक है, ये हमने इसमें एक प्राइवेट वेरिएबल लिया था, इसका गेटर बनाया था ताकि हम लोग इसे पब्लिकली एक्सेस कर सकें, और हमने सिंपली एक इंक्रीमेंट काउंटर बनाया था मेथड, जिसमें हम लोगों ने इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया था। और इस चेंज को, ये जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है, इसको क्या नाम है, यूआई को इन्फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था ये नोटिफाई लिसनर्स मेथड। मतलब जो इंक्रीमेंट काउंटर है ना, अगर मैं इसके बगैर करूं तो ये यूआई पे वैल्यू अपडेट नहीं होगी। तो अगर मैंने इंक्रीमेंट कर दी है प्रोवाइडर में, तो मुझे ये जरूरी है मेरे लिए कि मैं नोटिफाई लिसनर्स का मेथड भी कॉल करूं, ताकि जहां पे मैं यहाँ पे यूज कर रहा था ना इंक्रीमेंट काउंटर, काउंट प्रोवाइडर को डॉट इंक्रीमेंट काउंटर, ये जो हमारी चेंज है यूआई पे भी रिफ्लेक्ट कराएगा। तो जो काउंट ऐप में सिंपली इसका सिंटेक्स क्या था कि मैंने यहाँ पे जो मेरी काउंट प्रोवाइडर क्लास है इसको मैंने इनिशियलाइज किया है। ये अब सिंटेक्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। ये इसका सिंटेक्स है प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और ब्रैकेट में प्रोवाइड करते हैं कौन सा हम लोग क्या नाम है प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, काउंट प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, फिलहाल इसको रहने दें। ठीक है, रिटर्न्स का फोल्ड ऐप बात थी, कॉलम थी, और सिंपली यहाँ पे हमने कंज्यूमर क्या नाम है काउंट प्रोवाइडर डॉट काउंट प्रिंट कर दिया था। लेकिन हम लोगों ने तब देखा था जब हम लोग इसे कॉल कर रहे थे, तो बटन के टैप पे वो फिर से दोबारा वो बिल्ड मेथड है वो कॉल कर रहा था। तो वो हमने कैसे मसला, मतलब जो हम लोग मसला सॉल्व करना चाह रहे थे कि हम लोग टेक्स्ट की वैल्यू को अपडेट करें और पूरा विजेट भी ना बने, वो मसला नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि बिल्ड मेथड तो फिर से कॉल हो रहा था, मतलब पूरा यूआई फिर से बिल्ड हो रहा था। इसको हमने कैसे सॉल्व किया था? कंज्यूमर विजेट यूज करके। ठीक है, हम लोगों ने जिस चीज को अपडेट कराना था, मतलब हम लोग काउंट की वैल्यू को अपडेट कराना था ना, वो हम लोग यूज करें टेक्स्ट विजेट में। सिंपली उसी विजेट को अब हमने रैप कर दिया था कंज्यूमर के साथ। वो कंज्यूमर को हम लोगों ने रेफरेंस दे दिया था काउंट प्रोवाइडर का, और ये इसका सिंटेक्स है, बिल्डर है, ये लिसन करेगा चेंजेस को, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू चाइल्ड, सिंपली हम लोग ने वैल्यू डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन था, इसमें हम लोग इस बटन के टाइम पे सिंपली हम लोग जो प्रोवाइडर का मेथड था वो कॉल कर रहे थे और साथ इंप्लीमेंट भी कर रहे थे। जब हम लोगों ने ये यूज किया है तब भी बिल्ड मेथड कॉल हो रहा था। मसला हमारा इतना जल्दी सॉल्व नहीं हुआ था। तब क्यों हो रहा था? क्योंकि हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को ट्रू ये सेट नहीं की थी, फॉल्स, सॉरी, हम लोगों ने इसे फॉल्स नहीं सेट की थी। जब हम लोगों ने, जब इसे फॉल्स ना हो, ये इसका मतलब ये है कि अभी भी ये जो चेंजेस है ना ये रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन यूआई भी अपडेट करेगा। पूरे यूआई के रिबिल्ड को रोकने के लिए हम लोगों ने सेट कर दिया सिंपली यहाँ पे लिसन फॉल्स। इसका ये मतलब है कि अब ये मजीद लिसन नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग समझ लें कि हमारा, हम लोगों ने अपना सोल्यूशन अचीव किया कि जो कंज्यूमर विजेट है, हम लोगों ने चेक करते रहे साथ कि जो कंज्यूमर विजेट है ये उसी का है। ये देखें, जब वो स्क्रीन हम लोगों ने अपना ऐप स्टार्ट किया, तो बिल्ड मेथड सिर्फ एक दफा कॉल हुआ। ठीक है, जब स्टार्ट में, जो सबसे पहले जब हमारा यूआई बना, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग टैप करते रहे क्या नाम है जो हमारे फ्लोटिंग एक्शन बटन था, उसके टैप पे हमारा काउंटर इंक्रीमेंट होता रहा, हमें यहाँ पे भी शो होता रहा, यूआई पे भी शो होता रहा, लेकिन
ये आप देख सकते हैं साथ बिल्ड मेथड नहीं कॉल हुआ, मतलब हम लोगों ने एफिशिएंटली पूरे यूआई को रिबिल्ड किए बगैर सिर्फ स्पेसिफिक टेक्स्ट वैल्यू जो काउंट की वैल्यू थी उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, ये प्रोवाइडर का ओवरव्यू हो गया। उसके बाद एमवीवीएम हमने समझा। एमवीवीएम बेसिकली क्या है, एक सिंपल सा, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं कि ये हमारे ऐप का आर्किटेक्चर है, हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है कि हम लोग हमें अपना जो हम लोग फ्लटर के ऐप का कोड लिख रहे हैं हमें उसे ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या सीखा वो कैसे होना चाहिए। एमवीवीएम स्टैंड्स फॉर मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल। मॉडल में बेसिकली हम लोग जो हम है ना, हम लोग डेटा लेयर पे काम करते हैं। मतलब अगर हमारे पास डेटाबेस से या एपीआई से डेटा आ रहा है तो वहां पे उस लेयर में हम लोग मॉडल में उसको हैंडल करते हैं। व्यू, व्यू में सिंपली हमारा क्या काम है, व्यू के इसके नाम से जाहिर है कि हम लोग यहाँ पे यूजर का जो व्यू है उसमें वो सेट करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे मेनली हमारा स्क्रीन का कोड होता है। और सेंटर में आता है व्यू मॉडल, जो साइमल्टेनियसली मॉडल और व्यू दोनों से कम्युनिकेट कर रहा होता है। मॉडल में हमारे डेटा में कोई भी चेंज हुई है वहां पे हम लोग व्यू मॉडल में बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करके वो हम लोग व्यू में डिस्प्ले करा देते हैं। ये बीच में समझ एज एन इंटरमीडिएरी ऐड कर रहा होता है। ठीक है, व्यू मॉडल। तो आई गेस आपको इसका ओवरव्यू मिल गया है। मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ। ये मॉडल है, सिंपली मैंने क्लास बना दी है। व्यू मॉडल है जहाँ पे मैं इसके अपडेट की लॉजिक मैंने इसको इनिशियलाइज किया और इसके अपडेट की लॉजिक मैं सेट कर रहा हूँ इंक्रीमेंट काउंटर। और व्यू सिंपली मैं यूआई बना रहा हूँ और मैंने व्यू मॉडल इसका वो मैं उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए इसको इनिशियलाइज किया है। और यहाँ पे व्यू मॉडल की वैल्यू और उसका मेथड मैंने यूज कर लिया है एफिशिएंटली अपडेट करने के लिए। और मैंने समझ लें ये जो मैंने आपको कोड लिखा है ना, जैसे ये जो एमवीवीएम के फोल्डर में, ये समझ ले इंडस्ट्री में ना ऐसे कोड लिखा जाता है कि जो भी ऐप है ना उसको आप डिवाइड करते हैं, जितना भी बड़ा ऐप है उसको आप डिवाइड करते हैं इस तरह के डिफरेंट लेयर्स में। आप डेटा को अलग इस लेयर में हैंडल कर रहे होते हैं, आप जो जितना भी ऐप का यूआई है वो इस लेयर में इस फोल्डर में एक्सेस हैंडल करते हैं। और जितनी भी बिजनेस लॉजिक आपने लिखनी है, फॉर एग्जांपल सर्च फंक्शनैलिटी है, यूजर वैलिडेशन है, जितनी भी लॉजिक है वो आप व्यू मॉडल में लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। हम सेशन हमारा एंड हो गया है ऑलमोस्ट। तो मतलब हमने दोनों ही चीज़ों को रिव्यू कर लिया है, प्रोवाइडर जो स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है और एमवीवीएम एक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है हमारे क्या नाम है फ्लटर प्रोजेक्ट्स का। तो चलें हम लोग क्यूएनए स्टार्ट करते हैं आज अब अभी से। तो जिसका भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर दे। मुजम्मिल अहमद का क्वेश्चन है, अब आसिफ इनका माइक अनम्यूट कर दें। मुजम्मिल हेलो माइक आपका अनम्यूट हो गया। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है आवाज़। अच्छा, मुझे ये पूछना था, ये जो हमने क्लास और ये अपना मेथड्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं, ये हम जी अगर जी फंक्शनल प्रोग्रामिंग से करें तो? हो सकता है आई बिलीव, लेकिन जो फ्लिटर में बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना वो स्टेट मैनेजमेंट ठीक का ऑप्शन यूज करने का है। ठीक है, फ्लिटर में आप जितने भी अच्छा। एप्स बनाते हैं ना वो मेनली आपको कोई ना कोई एक, जैसे हम लोग तो हमने तो अभी आज सिर्फ प्रोवाइडर यूज किया ना, इसमें और भी काफी ऑप्शन है। आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं, आप कैटेक्स्ट रिवर पॉड यूज कर सकते हैं, काफी सारे नेम्स हैं। लेकिन फ्लिटर के एप्स में अगर आपने ये काम करना है ना, ये एफिशिएंट रहेगा स्टेट मैनेजमेंट के ऑप्शन के थ्रू। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। अनम्यूट हो गया आपका कशिफ, आप क्वेश्चन कर लो। मेरा कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं है, मैंने ये पूछना था कि आप ये एमवीवीएम और साथ जो हैं ये फाइल्स जो हैं ये शेयर कर सकते हैं कोड की? जी जी बिल्कुल, मैं कर दूंगा आपको। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट अली रजा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फिग्मा में हम लोग डिज़ाइन हम करते हैं अपना यूआई, तो जी उसकी जी जो प्लगइन्स है वो कोई है? आपके यूआई को फ्लटर कोड में कन्वर्ट कोड करने के लिए। जनरेट नहीं नहीं, फिग्मा डिज़ाइन है मेरा जी मोबाइल यूआई का, तो उसको सही। मुझे फ्लटर कोड में करना है, तो उसकी कोई प्लगइन्स हो तो? उसकी एक ही प्लगइन आई गेस मैंने शायद यूज की थी। हाँ की थी मैंने, उसका नाम है फिग्मा टू फ्लटर। ठीक है, वो सिंपली आपकी जो स्क्रीन है उसे सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके उसको उसका जो फ्लटर कोड है वो जनरेट कर देता है, वो आप यूज कर सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके वेलकम, नेक्स्ट।
बाकी सारे मैं आपको बता दूं कि बाकी सारे लीव कर सकते हैं जिन्होंने क्वेश्चन नहीं करना। बाकी ये है कि क्वेश्चन कर लें, कोई भी किसी से फ्लटर से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई पुराने सेशन से भी है तो कर लें, फायदा हो जाएगा। अगर जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं आपको आंसर कर दूंगा। बाकी जिनका क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर सकते हैं। मोहम्मद सलीम हैं, उनका हैंड रेज नहीं हो रहा, उनका आप माइक अनम्यूट कर दें, वो क्वेश्चन कर लें। मोहम्मद सलीम शो हो रहे हैं, बाकी चेक करें। अच्छा चलें, पहले वकर है इनको अनम्यूट अनम्यूट हो कर गया लें। है। अच्छा चलें, जिनका भी अनम्यूट है वो क्वेश्चन कर लें। हमजा खालिद अपना क्वेश्चन कर लो, आपका अनम्यूट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल फ्लटर मुझे अबाउट 1 ईयर हो गया इस्तेमाल करते हुए, बट कभी कभी सही। ना उनकी जो एंड्रॉयड ये बिल्ड ग्रेडल फाइल्स है, ऐप बिल्ड ग्रेडल फाइल्स, उसमें ना ये जी जी डिपेंडेंसीज के बड़े कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और फॉर एग्जांपल बिल्कुल। अगर मैंने गिटहब पे मैंने कोई कोड लिखा हुआ है एक फ्लटर ऐप का और मैं पुश करता हूँ और कोई और दूसरा जी बंदा उसको क्लोन करता है, लेकिन जी। उसकी इतनी इनकम्पैटिबिलिटीज होंगी कि वो रन ही नहीं कर पाएगा। ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, तो इसके क्या फिक्सेस हैं? फॉर एग्जांपल जावा वर्जन, फ्लटर वर्जन, एंड्रॉयड एसडीके, तो बड़े कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करें? बिल्कुल बिल्कुल ये आपने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने समझ लें हफ्ता पहले ही इस सारे पे काम किया और मेरे कोई नाना करते कोई 3 दिन लगे थे फिक्सेस हैंडल करने में। क्योंकि ये असल में होता है ना कि फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके पास एक स्पेसिफिक फ्लटर वर्जन है, ठीक है, आपने उसमें प्रोजेक्ट लिखा है और गिटहब पे पुश किया है, ठीक है, तो उसमें जितनी भी बिल्ड ग्रेडर की फाइल्स बनी है वो आपके वर्जन के हिसाब से बनी है, आपने पुश कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल कोई और बंदा है जिसने वो क्लोन किया है, अपने लोकली अपने पीसी में रन किया है। अब जरूरी नहीं है कि उसके पास भी सेम फ्लटर वर्जन हो जो आपके पास था, उसके पास अगर उसके पास डिफरेंट हो सकता है, और अगर उसके पास डिफरेंट हुआ और उसने प्रोजेक्ट रन किया तो ये मसले आ जाते हैं। ठीक है, ये आई गेस इसका कोई सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद मुझे आई गेस 1.5 साल हो गए और मैं अभी तक ये चीजें हैंडल कर रहा होता हूँ, ऑलमोस्ट दिन पूरा लग जाता होता है। जेडीके का मसला आ जाता है, जो बिल्ड जो हमारा मिन एसडीके कभी कभार वो सेट करना पड़ता है, फिर हमारा जो कॉटलिन ग्रेडल वर्जन हो गया, ये सारी चीजें ये समझ लीजिए फ्लटर की डिबगिंग में शामिल है। ये आपको करनी ही पड़ती हैं, मतलब हमारे जो ऐप है ना उसको कंपैटिबल बनाने के लिए। बिल्कुल। तो इसका वैसे कोई सोल्यूशन है? जिस तरह वेब के केस में डॉकर है, तो अगर मैंने कहीं डिप्लॉय करना तो ये सारी डिपेंडेंसीज और ये कॉन्फ्लिक्ट्स खुद ही रिजॉल्व हो जाएं, या करना पड़ेगा इसको? वैसे ये आइडिया तो है, क्योंकि डॉकर में भी आई गेस यही है कि आप पूरे ऐप को और साथ उसकी डिपेंडेंसीज को पैक कर लें, लेकिन मैंने वैसे कभी ऐप में यूज़ तो नहीं किया। वेब ऐप्स में तो मैंने काफ़ी हद तक वेब में यूज़ करते हुए देखा है, लेकिन फ्लटर में मैंने ऐसा मैंने स्पेसिफिकली नहीं किया। मैं तो अभी तक पुरानी अप्रोच पे हूँ कि जब भी अगर मुझे गिटहब से कुछ क्लोन करना हो तो उसको बैठ के पहले डिबग करना पड़ता है, जितने भी जो हमारे वर्जन हैं उनको अलाइन करना पड़ता है, तभी चलता है। बाकी अगर बिल्कुल। आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब डॉकर अगर आप हुआ तो आप बेशक आप मुझे भी बता देना कि वो कैसे, फिर मैं भी यूज़ कर लूँगा। मैंने खुद वैसे ऑलराइट। पर्सनली यूज नहीं किया वो। बिल्कुल, मेरा भी ऐसे ही है, एक हफ्ता लग जाता है ये सब डिपेंडेंसी ठीक करने में। इस मामले में ना फ्लटर थोड़ा ढीला है, बट चलें, बिल्कुल थैंक यू। ऐसा है। हाँ चलें, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। अबू बकर, आपका अनम्यूट हो गया, माइक क्वेश्चन कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक कोड लिख रहा हूँ ना, तो सही। वो ये ईमेल और साइन अप जो स्क्रीन होती है साइन अप की ना, जी तो उसमें मैंने वो फायरबेस के साथ कनेक्ट किए सर। तो मैंने उधर मैसेज शो कराना है वो फायरबेस के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ना, जी जी जिस तरह वो ट्राई कैच होते हैं उसमें हम स्केप फोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट जी ये स्नैक शो बार शो कराते करते हैं हैं। ना जी। तो वो वहाँ पे मैंने कोड लिखा है, कोड में एरर भी नहीं आ रहा, और यहाँ पे जब मैं स्क्रीन पे जानबूझ के एरर शो कराने के लिए टाइप करता हूँ साइन अप बटन पर, तो मुझे जी यहाँ पे वो जो स्कैफोल्ड का मैसेज होता है वो शो नहीं हो रहा। ये हो सकता है कि वो अगर आपने जो स्नैप बार है वो फायरबेस के एक्सेप्शन में लिखी है, तो हो सकता है फायरबेस के एंड से कोई एक्सेप्शन ना आ रही हो, किसी और में आ रही हो। तो आप मल्टीपल जगह पे जो ट्राई कैच वगैरह है ना, मल्टीपल जगह पे जी ये जो स्नैप बार है वो आप यूज करके चेक करिए, क्योंकि सर ज्यादातर जो इस मैंने। हाँ 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 बोले। जी 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 बोले हेलो। बोले आप। अच्छा सर, ये बताना था, आपकी बात काटी है, मैं चाहता कोई मसला नहीं। हूँ मैंने ये एलिवेटेड बटन है साइन अप का ना, तो जी इसी जी के नीचे ही मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई है कि नेम डॉट इज एम्प्टी, तो फिर उसके सही। बाद ये स्नैक बार हमें शो कराएगा ना कि ठीक प्लीज हो गया। इंटर योर नेम।
जी तो वहां पर भी ये मतलब सही से काम नहीं कर रहा, स्नैक बार मुझे शो नहीं होता फ्रंट एंड पे। वेल अब ये तो समझ लें कोई एज सच इशू तो नहीं है डिस्कस करने वाला, ये तो फिर आपको अपने ऐप में ही चेक करना पड़ेगा थोड़ा। ये जो कंडीशन आपने लगाई है वैलिडेटर की, ये आप सिंपली यहाँ पे होना तो चाहिए वैसे, अगर आपने इफ के अंदर लगाई है स्नैक बार तो यहाँ पे शो होना चाहिए। बाकी आप अगर कोड को ही सही तरह रिव्यू करें तो ये ठीक हो जाएगा, जाहिर अब ऐसे थोड़ी पता लग सकता है। ठीक है, मैं आपको कोड खैर व्हाट्सएप कर देता हूँ उसी ग्रुप में। चलिए ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर ठीक लूंगा। है सर, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह वेलकम। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद सलीम आपका अनम्यूट हो गया माइक। मोहम्मद सलीम कह रहे हैं उनका माइक वर्क नहीं कर रहा। आप चलिए चैट में क्वेश्चन कर लें। और वकर आप म्यूट कर सकते हैं अपना माइक। ओके सर। मोहम्मद सलीम आप क्वेश्चन कर लें बेशक चैट में। बाकी अगर और भी किसी का क्वेश्चन है या इशू है तो वो बेशक चैट में भी क्वेश्चन कर सकता है। इनके अलावा और किसी का क्वेश्चन नहीं है आज? अच्छा अच्छा, MEVM आप रिव्यू करना चाह रहे हैं, चले मैं कर लेता हूँ। आपको स्क्रीन शो हो रही है? हैंड रेस करके, बल्कि पास आप मुझे बता दें स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है स्क्रीन शो। ठीक हो गया। चलिए मैं थोड़े से टाइम में जल्दी जल्दी MEVM रिव्यू कर लेता हूँ। MEVM ये है ना कि बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिंपली ये आपके जो प्रोजेक्ट है ना उसके आर्किटेक्चर का नाम है MEVM, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनके रोल्स क्या हैं। मॉडल, जो मॉडल क्लास है ना उसमें मेनली हम लोग जो हमारी डेटा लेयर है, मतलब ये हमारा डेटा है ना वैल्यू, उसको हैंडल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बड़े ऐप्स में डेटा आ रहा है डेटाबेस से या API से, तो यहाँ पे हम लोग उसे हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। जो व्यू है उसमें सिंपली हम लोग यूजर को व्यू दिखा रहे होते हैं। इसको बिल्कुल भी गर्ज नहीं होनी चाहिए कि पीछे डेटा में क्या, मॉडल में क्या हो रहा है, कौन सी क्लास है, ये वो कुछ भी है। ये सिंपली क्या नाम है यूजर को UI दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इनके इंटरमीडिएट बीच में होता है व्यू मॉडल। ये बेसिकली कम्युनिकेट करता है मॉडल से, और मतलब हमारे ऐप में जो भी डेटा है वो एक्सेस करेगा व्यू मॉडल और शो कराएगा व्यू में। बीच में ये व्यू मॉडल है, ठीक है। इसका ये यूज है, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे डेटा में चेंज हुआ है, हमारे मॉडल में कोई भी चेंजिंग हुई है, व्यू मॉडल ने उसे प्रोसेस किया है, जो भी इसकी लॉजिक इंप्लीमेंट थी वो हुई है और इसने हमारे UI में शो करा दी है। इस तरह हम लोग अपने ऐप में क्या नाम है वो हम लोग सेपरेशन ऑफ कंसर्न हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि जिस बंदे का जो काम है वो वही करे, मतलब जिस भी हमारी बंदा, मैं कह रहा हूँ कि जिस भी हमारी कोड फाइल का, हमारी लेयर का काम है वो उसी के साथ इंटैक्ट रहे, वो भी आसपास के, उसको बेशक बाहर की कोई नॉलेज ना हो, उसका जो काम है वो वही करे। जैसे देखे ना आपके व्यू में सिंपली हम लोग UI शो करा रहे हैं, मॉडल के जो हमारा होगा, जो हमारे लेयर होगी उसमें सिंपली हम लोग डेटा है हमारा, और व्यू मॉडल है बेसिकली हम लोग सारी लॉजिक है। तो इनको और इनकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दूसरी चीजों को इनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। सारी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और बस व्यू मॉडल इन दोनों के साथ कम्युनिकेट कर रहे करके हमारे ऐप की फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं और हमें हमारा UI अपडेट कर रहा है डेटा की चेंजेस की बेस पे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, we saw that we have to wrap the root material app with provider, and we also have to give provider class and create if we multiple because many stateful widgets। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये चले, ये मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर हम लोगों ने अपने ऐप में मल्टीपल प्रोवाइडर यूज करने हैं तो ये मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि उसका भी ना एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। आई बिलीव आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। तो अगर हम लोगों ने अपने ऐप पे मल्टीपल प्रोवाइडर्स यूज करने हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक मटेरियल ऐप को 35 प्रोवाइडर से रैप किया ना, इसको मैं रिमूव करके मैं रैप कर दूंगा मल्टी प्रोवाइडर से, ठीक है। मैं यहाँ से अब कैसे चेंज करूँ, चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ पे होता है मल्टी प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडर्स, इसको मैं एक लिस्ट, मेरे पास एक लिस्ट आ गया, ठीक है।
यहाँ पे अब इस लिस्ट में मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे जितने भी मेरे चेंज नोटिफायर में जितने क्या नाम है वो प्रोवाइडर्स मैं यूज करूँगा अपने प्रोजेक्ट में, मैं इन्हें यहाँ पे वो पास कर दूंगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाँ यही है, और ये आ गया, ये एक आ गया। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और प्रोवाइडर है, वो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। ये वैसे आपने अच्छा किया है, रिमाइंड करा दिया है मुझे, प्रोजेक्ट में सेशन के दौरान याद आता तो मैं तभी ये रिकॉल करा देता, लेकिन ये है कि चलिए अभी याद आया तो अभी हो जाएगा, रिकॉर्डिंग तो आपको सबको मिल ही जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखें मैंने दोनों को सेम को इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे आगे क्या सिंटेक्स होगा, इसके बाद सिंपली होता है आई गेस चाइल्ड, जी चाइल्ड होता है, और यहाँ पे चाइल्ड में मैं सिंपली क्या कर दूंगा, मटेरियल ऐप दे दूंगा। मतलब यहाँ से सारा मैं उठा के कॉपी कर लेता हूँ मटेरियल ऐप, और मैं वो यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, और इसको ये जो रिडंडेंट कोड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, ये तरीका है आपके ऐप में, अपने ऐप में एक से ज़्यादा प्रोवाइडर यूज़ करने का। पहले हम लोगों ने मटेरियल ऐप को सिर्फ रैप किया हुआ था एक ही चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, लेकिन अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा प्रोवाइडर यूज़ करने हैं तो हम लोग ये मल्टी प्रोवाइडर के साथ इसे रैप करेंगे, और इसके अंदर प्रॉपर्टी है प्रोवाइडर्स की जो एक्सेप्ट करता है, ये देखें लिस्ट। ठीक है, सिंगल चाइल्ड विजेट, और इस लिस्ट के अंदर हम लोग जितने भी जो हमारे प्रोवाइडर्स हैं वो हम लोग इसे यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आइडिया होगा आपको। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सर अगर मल्टीपल मॉडल्स होंगे तो उन्हें उनके डिफरेंट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। जितने भी आपके मॉडल है ना, वो समझ लें आपके ऐप में एक चीज, एक प्रॉपर एक एंटिटी वो उसे रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं किसी ई कॉमर्स ऐप की बात करूं तो आप गैस कर सकते हैं कि उसमें क्या मॉडल, गैस कर सकते हैं कि उसमें क्या मॉडल्स होंगे। उसमें हो सकता है एक प्रोडक्ट का मॉडल होगा जिसमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये इसका मॉडल आ गया। फिर है हमारे पास ऑर्डर का मॉडल, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर के अंदर मतलब किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो भी सेव करना है तो कस्टमर आईडी, फिर ऑर्डर की अमाउंट, ये सारा। उसके बाद अगर ई कॉमर्स है तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा होता है, फिर हमारे पास एक कस्टमर का मॉडल होगा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, इस तरह। तो ये समझ, ये आपको आई गेस आइडिया हो ही गया होगा कि जैसे जैसे हमारे ऐप का, हमारी ऐप की फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है, हमारे ऐप में मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या क्वेश्चन है, फॉर एवरी Sir, in product class we have made a private variable and then access it outside the class using बिल्कुल. So can we just make the variable public then we will. अच्छा, वैसे ये काम हम कर तो सकते हैं लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, जो हमारा प्रोवाइडर है ना उसका मकसद ये है कि हम लोग उसमें भी ये जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न हम लोगों ने, मैंने बात की थी ना, उसमें हम लोग वो इम्प्लीमेंट करें कि जो ये जो प्रोवाइडर का डेटा है ना वो समझ लें प्रोवाइडर ही में एक्सेस हो रहा हो, प्रोवाइडर ही में चेंज हो रहा हो, हम लोग बाय सिर्फ उसे एक्सेस, हम लोग बाय सिर्फ उसे यूज करके शो करा रहे हो। जैसे देखें कि आप ये सोचे ना, अभी अगर मैं इस वेरिएबल को बना देता पब्लिक और मैं डायरेक्टली यूज कर लेता यूआई में, ठीक है, दूसरी फाइल में हमारी हमारे स्क्रीन वाले कोड में, तो इसका तो ये मतलब होगा कि जो हमारी प्रोवाइडर क्लास है, हमारी फॉर एग्जांपल समझ लें जो मॉडल है उसको सीधा डायरेक्टली वो तो उसको व्यू एक्सेस करना शुरू हो गया और उसे शो करके मॉडिफाई करना शुरू हो गया। तो हम लोग ये तो नहीं चाहते। हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि जो हमारा डेटा है क्लास का वो प्राइवेट रहे, जो भी चेंजिंग होनी है, मॉडिफाई होना है, जैसे प्राइवेट था ना, तो अगर मैं इंक्रीमेंट कर रहा था तो आपको याद होगा जो मैंने इंक्रीमेंट काउंटर का मेथड था वो प्रोवाइडर के अंदर लिखा हुआ था। इसका ये मतलब है कि जो डेटा मैं क्लास का है प्राइवेट, उसको क्लास के अंदर ही उसका मेथड बना के उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, और जो बाहर था मैंने सिंपली इस इंक्रीमेंट मेथड को, इंक्रीमेंट काउंटर वाले मेथड को कॉल कर लिया था। तो इसका हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस के प्राइवेट डेटा था हम लोग उसको प्रोवाइडर कॉल कर लिया था, तो वो जो चेंज थी। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, आप माइक भी म्यूट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, आई गेस दैट्स द एंड। किसी को और क्वेश्चन नहीं है तो आइडिया हो गया होगा कि ये दोनों चीज़ें जो है स्टेट मैनेजमेंट और फ्लटर के प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर ये कैसे यूज होते हैं हमारे ऐप्स में। तो बेस्ट ऑफ लक, आपको इंशाल्लाह जल्द ही आपकी असाइनमेंट भी मिल जाएगी। सो ओके, अल्लाह हाफिज़। बात से आप मीटिंग एंड कर सकते हैं।